वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स ऑफ सर्टिफिकेशन एग्जाम। एंड इस एग्जाम को क्यों देना है, कैसे देना है, कब देना है, और इस एग्जाम का क्या क्या यूज है आपके लाइफ में। अगर आप फाइनेंस से हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट से बिलोंग करते हैं तो ये एग्जाम आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगी, और इस एग्जाम को देते टाइम में क्या क्या चीजें ख्याल में रखनी है, और पूरा एक करिकुलम जो इसका पूरा जो है मैंने कवर अप किया है पूरा इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये प्लेलिस्ट जब स्टार्ट हो रही है तो एंड तक आपको देखनी है, और अगर आपने ये प्लेलिस्ट कंप्लीट की है तो मैं आपको बोलता हूं कि आपका एग्जाम बहुत ही आसान जाएगा और आप एग्जाम क्लियर कर देंगे। बस आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी है। हर एक जो कोर्स में सिखाई हुई चीज है, कंसेप्ट है, वो बहुत ही डिटेल कंसेप्ट रहेगी, फाइनेंस से रिलेटेड रहेगी, और आपको एक बार सिखाने के बाद में वो समझ आ जाएगी, आप फिर से उसको कभी भूलेंगे नहीं। एनआईएसएम की जो इक्विटी डेरिवेटिव्स की एग्जाम है, ये अगर आप देखेंगे तो इसको एनरोल करने के लिए आपको फीस देनी पड़ती 1500 रुपीज 1500। एंड उसके बाद में आपको 120 मिनट का एक एग्जाम होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। जो पासिंग मार्क है वो 60 मार्क्स है, जो कि मुझे लगता है एकदम आराम से आप निकाल सकते हैं। पहले आई गेस ये थोड़ा कम होता था, अब इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के 60 कर दिया, बट स्टिल मुझे लगता है कि 60 मार्क्स निकालना इक्विटी डेरिवेटिव्स के एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज बहुत ही इजी कंसेप्ट हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि हमारा रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आप जब वो कोर्स देखेंगे तो वहां पे बहुत ही डिटेल में सब चीजें हैं, हर एक चीज बहुत ही कोर कंसेप्ट में वहां पे समझाई गई है। और उसके मुकाबले इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो कोर्स है वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक एनआईएसएम का इससे पहले अगर आप चैनल पे सब्सक्राइबर थे तो आपने रिसर्च एनालिस्ट का अगर कोर्स देखा है, तो मुझे लगता है कि इक्विटी डेरिवेटिव्स तो आप सीधा भी चले जाएंगे एग्जाम में तो भी आप निकालेंगे। बट अगर आप न्यू हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इक्विटी डेरिवेटिव्स का पूरा ये कोर्स कंप्लीट करके आप जो है इसको इसका सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सबसे पहली चीज कि इसका सर्टिफिकेशन मिलेगा कैसे। यहाँ पे एनआईएसएम की वेबसाइट है। आप जब यहाँ पे एनआईएसएम की जो जस्ट अ सेकेंड एनआईएसएम की जो वेबसाइट है, यहाँ पे लिंक है इक्विटी डेरिवेटिव्स का। इस लिंक को मैं डाल देता हूँ नीचे। जब आप इस लिंक पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करके आपको जो है रजिस्टर कर लेना है, पैन कार्ड वगैरह देके वेरिफिकेशन होता है एक छोटा सा, एंड देन फिर से आप इस लिंक को ओपन करके इस एग्जाम को एनरोल कर सकते हैं। आप यहां से करिए, या फिर आप जो पैनल आता है लॉगिन करने के बाद में वहां से एनरोल फॉर एग्जाम करके ऑप्शन आता है, वहां पे 1500 का एक पेमेंट करके इनिशिएट करके आपको जो सीट है आप अलॉट कर सकते हैं खुद का। जो भी आपके नियर बाय एनएससीआईटी का जो सेंटर होगा वहां पे जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे सपोज आप मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में अगर सेंटर है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो सिलेक्ट करना है, उसका आपका स्लॉट सिलेक्ट करना है कितने टाइम का है, जो अवेलेबल है स्लॉट उसमें से ही आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड बस आपको 1500 रुपीज एक पेमेंट करके उस डेट को जाके एग्जाम देनी है। सपोज आपने एक महीने बाद का एनरोलमेंट डेट लिया है एग्जाम के लिए, एनरोल किया है एग्जाम के लिए, तो उस एक महीने के अंदर आपको स्टडी करना है, एंड उसके बाद में एक महीने बाद में आप वो एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अभी ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एनरोल कर दीजिए जाके। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। आपको रजिस्टर फॉर एग्जाम करना है। अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो लॉग इन करना है। वेरिफिकेशन के लिए कुछ टाइम लगता है, वहां पे आपको कॉर्नर में ही ऑप्शन मिल जाएगा। लगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा एनआईएसएम का नंबर वगैरह यहाँ पे आ गया है। मैं ये डिटेल्स हाइड कर दूंगा, ब्लर कर दूंगा। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एनरोलमेंट माई एग्जामिनेशन। यहाँ पे एनरोलमेंट करके एक ऑप्शन आएगा, एनरोल फॉर द एग्जाम। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट एग्जामिनेशन चेक सीट अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आपको एक स्टेप्स आए थे सिंपल। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कौन सी एग्जाम है। अभी रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम मैंने दे दी है ऑलरेडी, इक्विटी डेरिवेटिव्स में दे चुका हूँ। अब मैं और आगे प्रिपेयर करने वाला हूँ दूसरे एनआईएसएम के लिए, तो उस टाइम पे मैं आपको उनके भी वीडियोस बना के लेके आऊंगा। यहाँ पे जो है इक्विटी डेरिवेटिव्स का आपको दिख जाएगा इंग्लिश में। यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपका जो भी डेबिट कार्ड वगैरह सिलेक्ट करके आपको आपकी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेना। मेरे केस में ये नासिक है, तो मैं नासिक का आपको भी करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे एनएससीआईटी एक ही सेंटर है, जो भी आपके सिटी में सेंटर रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। और डेट के आसपास आपको, या जैसे 1 जनवरी से मुझे लगता है 4 जनवरी से लेके तो मुझे एग्जाम देनी है 31 जनवरी तक। तो मैं प्रोसीड करूंगा तो मुझे सारे स्लॉट दिख जाएंगे कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 16 जनवरी का एक स्लॉट अवेलेबल है अभी। तो मैं अगर इसको प्रोसीड एनरोल फॉर प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पे
सारे आपकी डिटेल्स भर के आप 1500 का पेमेंट कर देंगे तो आपका स्लॉट बुक हो जाएगा उस दिन के लिए पर्टिकुलरली। तो ये इस तरीके से आप एनरोलमेंट करने वाले हैं। इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा हार्ड चीजें, बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये एग्जाम जो है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जस्ट अ सेकेंड, ये तो मैंने आपको चीज बता दी कि लाइक क्या क्या कैसे एग्जाम को एनरोल करना है, बट क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, या फिर क्यों आप ये कोर्स कर रहे हैं। देखिए, इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम आप अगर दे रहे वाले हैं तो एक आपको वर्कबुक मिलेगा सेबी की तरफ से। उस वर्कबुक से आपको स्टडी करना है पूरा। ठीक है, वो वर्कबुक मैं आपको यहाँ पे लिंक दे देता हूं, या फिर आपको मिल ही चुका होगा एनरोलमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक वर्कबुक आ जाता है। ठीक है, वर्कबुक डाउनलोड होने के बाद में उस वर्कबुक को आपको सही से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में जो नोट्स मैं दे रहा हूं, इस तरीके से कुछ नोट्स आएंगी, देखिए आपके सामने जैसे अभी यहाँ पे दिखा हुआ है, इस तरीके से कुछ नोट्स आएंगी। उसके अंदर आपको दिखेगा कि ये हाईलाइटेड एरिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, इनको आपको 2 बार रिपीट कर लेना है, रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले। ये मोर देन इनफ रहेगा आपके एग्जाम निकलने के लिए। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम लोग देख लेंगे, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। रिसर्च एनालिस्ट के न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड थे, लेकिन यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स में बहुत ही न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी है, तो आप समझ पाएंगे। तो अब मैंने आपको बेसिक तो बता दिया है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि एक क्यों इस कोर्स को करना चाहिए, क्या क्या फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये क्वेश्चन है, वो करने आते हैं कुछ और कर कुछ और देते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दी है और उनको यही नहीं पता कि हम लोग एग्जाम क्यों दे रहे हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। तो इन दैट केस मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं आपका जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम करके फायदा क्या होगा, क्यों आप ये इक्विटी डेरिवेटिव्स के एग्जाम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस पार्ट के अंदर। तो इनहैंस आपका करेगा, क्या करेगा, नॉलेज डेरिवेटिव्स के लिए। डेरिवेटिव्स क्या होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, क्यों डेरिवेटिव्स को ट्रेड किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग कोर्स में सीखेंगे आगे चैप्टर 1 के अंदर। अभी के लिए उसको स्ट्रेस आउट नहीं करना है, अभी बस एक बेसिक के इक्विटी डेरिवेटिव्स आपने नाम पढ़ा है, तो इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो डेरिवेटिव्स वर्ड है, तो डेरिवेटिव्स के बारे में नॉलेज लेना। ओके, फ्यूचर ऑप्शंस की एक स्ट्रैटेजीज की नॉलेज लेना। अब एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि फ्यूचर्स में मतलब जैसे कि अभी डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर ऑप्शन होते हैं, उसके स्ट्रैटेजीज कुछ होते हैं। ये अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपको ऑलरेडी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में पता होगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो इन दैट केस आपको फ्यूचर ऑप्शन का कुछ नॉलेज नहीं होगा। तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा और हर एक कंसेप्ट का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये कोर्स आप करें तो आपका जो नॉलेज है फ्यूचर ऑप्शन और स्ट्रैटेजीज के अंदर, ये बहुत इनहांस होगा। हालांकि जो करिकुलम दिया है उसके अंदर तो कहीं इतना कुछ खास नॉलेज नहीं दिया है, बेसिकली वहां पे स्ट्रैटेजीज हैं। बट मैं आपको सिखाऊंगा पर्टिकुलरली कि कैसे फ्यूचर ऑप्शन कैसे वर्क करता है और उसके स्ट्रैटेजीज है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद में हेजिंग, स्पेकुलेशंस क्या होते हैं, आर्बिट्रेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, क्यों करना है। हालांकि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है ये नहीं बताया कि रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, वो दिखा रखा है बस। बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा, मार्केट के बारे में डिटेल में सब चीजें बताऊंगा आगे। तो कहीं ना कहीं पे ये सेशन भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये आपको बताता है मार्केट के मैकेनिज्म्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, और आप कैसे मार्केट के ट्रेंड्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड्स को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मार्केट के अंदर जो रेगुलेशन है सेबी के द्वारा बनाए गए हैं या आरबीआई के द्वारा जो चीजें कंट्रोल में की गई हैं, वो सब चीजों को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ। क्योंकि ये रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम नहीं है, ये इक्विटी डेरिवेटिव्स है। यहाँ पे बहुत ही बेसिक रेगुलेशंस यहाँ पे कवर अप होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे करियर एडवांसमेंट में क्या होगा। अगर आप किसी ब्रोकरेज फर्म में काम करना चाहते हैं तो वो आपको बोलेंगे जाओ जाके पहले इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम देके। आप में से बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे आ रखे हैं जिसको ब्रोकरेज फर्म, इन्वेस्टमेंट बैंक्स या म्यूचुअल फंड की तरफ से बोला गया कि जाओ जाके इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम देके आओ, सेबी वाला, और फिर वो सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर आपको जॉब मिलेगा। या फिर आपका इंटरव्यू हो चुका है, आपको एग्जाम देने के लिए कहा गया है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर लीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल वर्किंग इन ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए एक बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिलता है। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है, या एडवाइजरी सर्विसेज से इनके केस में। हालांकि देखिए
एडवाइजरी सर्विस के लिए IRA की एग्जाम होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की, ठीक है। उसके बाद में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए भी यही एग्जाम होती है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एग्जाम होती है वो होती है, और यहाँ पे RA की एग्जाम होती है जो एडवाइजरी सर्विसेज के लिए होती है, जो कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो एडवाइजरी में दे सकता हूं, ठीक है। तो इन दैट केस इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक स्टार्टिंग में बेसिक एग्जाम होता है, जैसे कि अगर मैं रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम दे रहा हूं RA का, तो इन दैट केस इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम भी मैं दे के थोड़ा सा नॉलेज पहले बेसिक ले सकता हूं, तो मैंने इनफैक्ट ये किया भी था, ठीक है। हेल्प यू टू क्वालिफाई रोल्स इन इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट, अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव एनालिस्ट के रोल के लिए जो है अप्लाई करें तो उस टाइम पे भी ये एग्जाम यूजफुल होती है। ट्रेडर है अगर आप, या रिसर्च एनालिस्ट है, तो उस टाइम पे भी ये एग्जाम आपके लिए यूजफुल है। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी ये एग्जाम का यूज होता है, जैसे कि सेबी का मैंडेट सर्टिफिकेट है, तो आप प्रोफेशनल हैं ये इंश्योर करने के लिए, मतलब कि आपको बेसिक नॉलेज है मार्केट का, ये इंश्योर करने के लिए कंपनीज, या बोल सकते हैं आप बड़े बड़े जो जहां आप वर्क करें, ब्रोकरेज फर्म हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, ये लोग आपको बोलते हैं कि जाओ जाके सेबी की जो एग्जाम है वो देख के आओ इक्विटी डेरिवेटिव्स की। तो कहीं ना कहीं पे एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे कि अगर मेरी कंपनी है, मेरा कोई म्यूचुअल फंड है, तो मुझे कोई लोगों को वर्क पे रखना है, तो उनको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए मार्केट का, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे नहीं करना है, या फिर अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स पता होने चाहिए, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन रिस्क अलग अलग पता होने चाहिए। तो इन दैट केस मुझे एक बेसिक ऐसा पर्सन चाहिए जो बेसिक नॉलेज हो उसको, तो मैं चाहूंगा कि उस पर्सन का सेबी का जो एग्जाम है वो हो जाए। और साथ ही में यहां पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, देखिए आप, मतलब ये रेगुलेटरी मतलब क्या है, सेबी बोलता है म्यूचुअल फंड को कि आपके पास में जो लोग हैं उनका इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम होना चाहिए, ओके, समझ रहे हैं आप। तो इंश्योर दैट द प्रोफेशनल हैव टू हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, ठीक है। इट्स प्री रिक्वेसाइट फॉर रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, एडवाइजर्स हैं, डीलिंग विद द डेरिवेटिव्स है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है एंड आपको समझ में भी आ रही हैं चीजें, ठीक है। इसके बाद में बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी यूज होता है, इक्विप्स इंडिविजुअल टू मैनेज रिस्क, कि कैसे मैनेज रिस्क करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये सिखाना बेसिक हेजिंग के द्वारा, ठीक है। ये बेसिक और प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टर को और ट्रेडर का जो पोर्टफोलियो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे रिस्क मैनेजमेंट का यूज करके हम लोग खुद का पोर्टफोलियो बचा सकते हैं, ये एक बेसिक यहाँ पे सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। इंप्रूव ट्रेडिंग की जो है आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, ये भी आपकी ये इंप्रूव करता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो ऑफर इंसाइट इनटू हाउ स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूट डेरिवेटिव ट्रेड्स, ओके। तो जो डेरिवेटिव ट्रेड के जो स्ट्रक्चर्स हैं या उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये भी यहाँ पे सिखाया जाएगा। हेल्प इन क्राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, जैसे स्प्रेड्स हैं, स्ट्रैडल्स हैं, कॉलर्स हैं, तो ये अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा। यूजफुल फॉर रिटेल इन्वेस्टर फॉर लुकिंग फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिटर्न, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये जो है काफी अच्छा है, जो लोग अच्छा रिटर्न चाहते हैं और मैनेज रिस्क करना चाहते हैं, रिस्क मैनेज करके एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक कोर्स काफी हेल्पफुल है। तो कहीं ना कहीं पे इसमें कौन कौन लोग हैं, देखिए, जो तो एक तो जॉब देख रहे हैं वो, एक जो जॉब करना चाह रहे हैं वो लोग, दूसरे जो कंपनीज हैं जो जॉब दे रहे हैं उनको एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के तौर पे अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये एग्जाम करवानी पड़ती है, तो वो लोग आपको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है, एक तो आप रिसर्च एनालिस्ट हो या एक बेसिक नॉलेज आपका मार्केट का नहीं है, आप न्यू आए हो, तो उस टाइम पे भी ये एग्जाम कहीं ना कहीं पे आपके लिए यूजफुल है। उसके बाद में जो है जो ट्रेडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये एग्जाम कहीं ना कहीं पे एक यूजफुल है, जो कि मैनेज रिस्क करके उनको ऑप्टिमाइज रिटर्न बना के देता है, ठीक है। तो अगर आप इन 3 कैटेगरीज में हो तो आपको कोर्स के लिए ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आप रिसर्च करना चाहते हो मार्केट पे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, या रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम देने वाले हो, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की भी एग्जाम देने वाले हो, तो बेसिक एग्जाम पहले आप ये देख सकते हो एक, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एंड फिर उसके बाद में ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आप एक बेसिक नॉलेज आप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ये एग्जाम आप दे सकते हैं,
सो आई होप इतना आपके लिए क्लियर। लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे, कॉम्पिटेटिव एज क्या है, आपकी एक्सपर्टाइज रहेगी, क्रेडिबिलिटी रहेगी बाकी लोगों से, आप बाकी लोगों से अलग रहेंगे, ठीक है। जॉब इंटरव्यूज में भी आपको अलग से एक देखा जाएगा कंपनीज के द्वारा, तो कहीं ना कहीं पे सर्टिफिकेशन एग्जाम आपके लिए जरूरी है। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इंट्रोडक्शन मैंने आई होप आपको क्लियर कर दिया हो। अब हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या सीखते हैं, अलग अलग चीजें। एंड उससे पहले मैं एक बार छोटा सा वेटेज के ऊपर छोटा सा एक सेशन ले लूंगा, जिसके ऊपर कितने कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर को वैल्यूज देनी है, कौन से चैप्टर को नहीं देनी है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर नंबर 1। So guys, now let's move forward to chapter number 1, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। नाम में ही है, जो डेरिवेटिव्स है उसके बेसिक्स हम लोग सीखने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ सब पॉइंट्स में यहाँ पे दिखाता हूं आपको। उससे पहले सबसे पहली चीज कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसका वेटेज क्या है, कितना इसको वैल्यू देना है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही है कि अगर सिलेबस ज्यादा उस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज्यादा कंसेप्ट दिए है तो बहुत ज्यादा मार्क्स है, और अगर कम कंसेप्ट है तो वहां पे कम मार्क्स हैं। लेकिन स्टिल आपको एक वेटेज पता होना चाहिए कि कितना वेटेज एक पर्टिकुलर चैप्टर को दिया हुआ है। सो इसके लिए हम लोग जल्दी से एक बार यहां पे ये चार्ट खोल लेंगे, आपको दिख रहा होगा आपके सामने। एंड यहां पे देखेंगे अगर आप, तो आप देखिए यहां पे जो पहला चैप्टर है दिख रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इसको हमने इसको 8% का वेटेज है। मतलब अगर 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 8 क्वेश्चंस बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स में से आएंगे। समझ में आ रही चीज? यहां पे देखिए उसके बाद में फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के लिए 25% है। यहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। अगर मैंने सिखाने के बाद में अगर आपने हर एक कंसेप्ट को ध्यान से सीखा है, लाइन बाय लाइन समझा है, तो एग्जाम में आपको इश्यूज नहीं आने चाहिए। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस, ये जो है 25 मार्क्स का है। तो सबसे हाईएस्ट वेटेज किसको है? इन दो चैप्टर्स को है। तो चैप्टर नंबर आप देख रहे हैं 1 के बाद में 2 को खाली 2% है, लेकिन जो 3 और 4 चैप्टर है उसको 25% का जो है वेटेज है। मतलब टोटल हाफ जो परसेंटेज है वो कहां से आ रहा है आप देखेंगे अगर, तो वो मेनली इन दो चैप्टर से आ रहा है, थर्ड और फोर्थ। तो जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है उसके ऊपर हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, अच्छे से हर एक चीज को हम लोग समझेंगे। बाकी जो अगर आप देखेंगे उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, यहां पे इसके ऊपर भी ध्यान देंगे, और लीगल रेगुलेटरी एनवायरमेंट इसके ऊपर भी हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 13 और 15% का है। तो मेनली हम लोग थर्ड और फोर्थ, देन 7 और 8, ये चार चैप्टर्स को मेनली बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। उसके अलावा जो बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वहां से भी क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ ही में जब ये सेशन खत्म होगा, मतलब जब टोटल प्लेलिस्ट खत्म होगी, तो आपको साथ में एमसीक्यूज भी वहां पे मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे देखिए आप क्या क्या चीजें सिखाएंगे ये लोग, देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर को स्टडी करने का, ठीक है। तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड नो अबाउट मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, आपको डेरिवेटिव्स का मतलब पता चल जाएगा, एंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड जो भी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देन हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, आपको डेरिवेटिव्स की जो है हिस्ट्री पता चल जाएगी, पीछे कैसे डेरिवेटिव्स आया, क्या आया, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, जिसका कोई रोल नहीं है, जिसका कोई यूज ही नहीं है। हिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चन आता नहीं है कि कैसे डेरिवेटिव्स मार्केट की स्टार्ट हुई वगैरह, क्या ये सब कुछ चीजें पूछी जाएंगी नहीं आपसे कुछ भी। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट का क्या सिग्निफिकेंस है, और रिस्क इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या रिस्क है ये आपको यहां पे बताया जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले 1.1 पॉइंट लेंगे, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या है डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साइड में लेके जाता हूं, ठीक है, साइड में लेके जाता हूं। जैसे XYZ करके एक स्टॉक है, जैसे सपोज इसको बोलते हैं हम लोग रिलायंस ही है, ठीक है, रिलायंस, XYZ नहीं नाम लेते, रिलायंस है। तो रिलायंस की प्राइस सपोज बोल रहा हूं मैं 1200 रुपए की चल रही है, 1200 की चल रही है।
तो जब आप किसी ब्रोकर का अकाउंट खोलते हैं, जैसे अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पे कि जब आप खोलते तो जब आप रिलायंस सर्च करते हैं तो सिर्फ रिलायंस का स्क्रिप्ट नहीं आता है, उसके साथ में और चीजें भी आती है। रिलायंस 1200 कॉल ऑप्शन ऐसे आता है, ठीक है। उसके आगे डेट होती है दिसंबर या जनवरी 25 2025। रिलायंस की 12,000 की कॉल ऑप्शन है और आप इसको लेंगे एट द रेट कितने पे, 35 रुपीज के ऊपर, ठीक है। ऐसे आपको आपके ब्रोकर के अकाउंट में दिखता है, देखा होगा अगर आपने। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलरली एक ऑप्शन स्क्रिप्ट है जो कि डेरिवेटिव्स होती है, डेरिवेटिव्स में आती है, ठीक है। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा, रिलायंस जैन फ्यूचर, और जो एक्चुअल प्राइस है 1200 का, इससे जो एक्चुअल प्राइस है 1200 का, उससे 1200 रुपए, ठीक है, 1200, उसके आसपास कहीं होती है, 1201 के आसपास होगी या 1203 के आसपास ये प्राइस होगी, आगे पीछे जो भी, एक तो प्रीमियम में होगी या फिर डिस्काउंट में मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके डीमैट अकाउंट में आपने देखे होंगे, और वही होते हैं डेरिवेटिव्स। लेकिन अब हमें एग्जाम में, आप ये तो डायग्राम तो ऐसे जो ये तो बना के आ नहीं सकते कि भाई देखो ये ऐसे डेरिवेटिव्स होता है। तो डेरिवेटिव्स की कुछ एक डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हमारे प्राइस से प्राइस, अंडरलाइंग जो प्राइस होती है, अंडरलाइंग मतलब क्या है देखिए यहां पे लिखा हुआ है अंडरलाइंग, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट मतलब क्या, कि रिलायंस एक जो है अंडरलाइंग एसेट है, और इस प्राइस के ऊपर डिपेंड है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की प्राइस। अब आप बोलेंगे जयेश भाई ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो ट्रेडर नहीं हूं, मैं तो इन्वेस्टर नहीं हूं, तो ऐसे केस में मुझे कैसे समझाओगे आप। तो आपको मैं ऐसे समझाऊंगा, अभी बेसिक ही समझाऊंगा। अब बेसिक समझाऊंगा, अगर रिलायंस की प्राइस यहां पे 1200 रुपए है और आपके पास में बस 5,000 रुपए हैं, बस 5,000 रुपए हैं, तो अगर 1200 रुपए का डालोगे आप, तो कितने क्वांटिटीज आएंगे आपको, 5 क्वांटिटीज भी पूरे नहीं आएंगे, 4 ही क्वांटिटीज आएंगे, 4 शेयर्स आपको मिलेंगे खाली, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि रिलायंस का एक कॉल ऑप्शन अगर आप लेते हैं, जो कि रिलायंस अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, वो सिर्फ 35 रुपए का है, तो इसके कितने क्वांटिटीज आप बाय कर सकते हो आप खुद बताओ, है ना। सो 1200 डिवाइड बाय 35, इतने क्वांटिटीज आप ले पाओगे। तो उसका हालांकि एक लॉट साइज होता है, वो लॉट साइज के हिसाब से, लेकिन क्या हुआ, कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटीज आपको मिल गए रिलायंस के। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि 1200 रुपए का ये अगर 1250 हो रहा तो ये भी 35 से 35 मतलब प्लस 50 मतलब 75 रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी मूवमेंट आएगी, बट काफी अच्छी है। यहां पे अगर 1% की मूवमेंट आती है लगभग, तो यहां पे आपको 10% की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि ऑप्शंस मार्केट का यूज करके आपने क्या कर लिया, सस्ते में खरीद लिया और बेचा और अच्छा प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन यहां पे नुकसान होने के भी चांसेस उतने ही होते हैं, क्योंकि अगर 35 रुपए का अगर यह आधा हो गया 17 रुपए, तो यहां पे आपका टोटल वहीं पर ही जगह पर 50% का नुकसान हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। आपको ये मेरे इमेज का इस डायग्राम नहीं दिख रही होगी ना शायद से, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। तो आई होप समझ में आ गया डेरिवेटिव्स। अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी ऑप्शन ये जज भाई ये इतना जल्दी आपने क्यों ले लिया। मैंने आपको भी ये बेसिक बताया है, अभी आगे चल के ऑप्शंस फ्यूचर्स इसके ऊपर एकदम डिटेल में मैं लेके जाऊंगा, एक एक चीज आपको कोर समझाऊंगा उस टाइम पे। बट अभी के लिए आप समझ लो, अगर मुझे लगता है रिलायंस का 1200 रुपए का एक स्टॉक है जो आने वाले टाइम में 1250 जाएगा, लेकिन मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, तो मैं उसका एक कॉल ऑप्शन उठा लूंगा। और अगर मुझे लगता है कि रिलायंस का प्राइस नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, तो ऐसे टाइम पे मैं उसका पुट ऑप्शन ले लूंगा। तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा और कॉल ऑप्शन गिरेगा, पुट ऑप्शन बाय हम लोग करेंगे, दोनों भी बाय करते हैं। समझ में आ रहा है ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। बट अभी एक आपके पहले मैं माइंड में डाल दूंगा, तो बाद में जब मैं सिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। समझ आ गया यहां पे। ये हो गया आपका डेरिवेटिव्स। या फिर फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा कम मार्जिन लगता है, ज्यादा लॉट्स ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाता है। आई होप इतना क्लियर है, अभी के लिए इतना आपको क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे।
तो ये जो डेरिवेटिव्स मार्केट है कहाँ कहाँ होता है? क्या रिलायंस के स्टॉक पे ही होता है क्या? बस क्या रिलायंस के स्टॉक पे डेरिवेटिव्स मार्केट होगा? यस और नो? नहीं, ये अलग अलग गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकेल, ये तो है ही। इसके अलावा निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक्स, सबके ऊपर होता है। ठीक है, चलो अब आगे पहले तो ये देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं, अभी आपको समझ में अब आपको समझ में आएगी। देखिए मैंने क्या बताया, पुट ऑप्शन का प्राइस और कॉल ऑप्शन का प्राइस डिपेंड था अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। क्यों था? क्योंकि अगर अंडरलाइंग एसेट मतलब अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ती है 1200 से 1250, तो कॉल ऑप्शन की प्राइस बढ़ेगी, पुट ऑप्शन की गिरेगी। अगर प्राइस 1200 से लेके 1150 जाती नीचे गिर जाती है, तो जो पुट ऑप्शन की प्राइस है वो बढ़ेगी और कॉल ऑप्शन की प्राइस गिरेगी। कहीं ना कहीं पे, या फ्यूचर की प्राइस भी जो है कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे जाएगी इसके प्राइस के साथ में। एसेट, अंडरलाइंग एसेट या जो मेन स्क्रिप्ट की जो प्राइस है, जो चल रही है, मार्केट प्राइस चल रही है, उसके आसपास। सो ना अब देखिए डेफिनेशन आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। अ डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट whose value is derived from the value of some other underlying asset। तो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस से एक नई वैल्यू डिराइव होती है, उसको बोला जाता है डेरिवेटिव्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इतने इतने तारीख को एक्सपायर होगा, ये कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे टाइम में इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एक अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, एसेट के ऊपर। अब मैं आपको बताऊं एक और चीज, ये जो अंडरलाइंग एसेट है, इसकी जो प्राइस है वो हमेशा चलते रहेगी, हमेशा चलते रहेगी। आप देखिए रिलायंस 1990 से चल रहा है, कंटिन्यूसली चल ही रहा है स्टॉक मार्केट में, कभी रुका नहीं है, कंटिन्यूसली चल रहा है। बट अगर आप उसके ऑप्शंस देखेंगे, वो हर महीने, हर वीकली एक्सपायर, वीकली बोलो सॉरी, हर महीने एक्सपायर होते जाते हैं। तो जो इस महीने का ऑप्शन है जैन का, वो एक्सपायर हो गया, अगले महीने फेब का वो एक्सपायर होगा। तो ये जो वैल्यूज ये डिराइव होती है और ये टेम्पररी होती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीजें? यस, समझ में आ रही हैं आपको चीजें? यस, राइट। कमेंट में लिख दो आप यस कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब देखते हैं कि डेफिनेशन तो हमने देख ली, क्या एकदम सिंपल डेफिनेशन थी, अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, अंडरलाइंग एसेट से डेराइव होती है। डेरिवेटिव्स आर बेस्ड ऑन द वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट कौन कौन से ऐसे अंडरलाइंग एसेट कौन कौन से हैं? तो गोल्ड के भी होते हैं, सिल्वर के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के होते हैं, जिंक, निकेल, टीन, लीड। अगर आप इंडियन कमोडिटी मार्केट ओपन करेंगे तो आपको ये सारे जो है गोल्ड, सिल्वर, इनके जो मेन प्राइस दिख जाएगी और इनके फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी दिख जाएंगे जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स, क्रैक्स, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में, सॉरी नॉट जस्ट ऑप्शन, डेरिवेटिव्स में। मतलब फ्यूचर भी कर सकते हो, ऑप्शन भी कर सकते हो, और भी कुछ आप थर्ड पार्टी का ये भी कर सकते हो, जैसे कि फॉरवर्ड कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो, टू पार्टी, सॉरी थर्ड पार्टी नहीं, टू पार्टीज। तो एग्री कमोडिटीज जैसे कि वीट हो गया, शुगर हो गया, कॉफी हो गया, कॉटन हो गया, पल्सेस हो गया, ठीक है, इनके ऊपर भी ट्रेड होता है। फाइनेंशियल एसेट जैसे शेयर्स, जैसे भी मैंने आपको बताया एक रिलायंस का एग्जांपल। बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं ये हम लोग सीखेंगे, हालांकि बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा इक्विटी डेरिवेटिव्स में ज्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन रिसर्च एनालिस्ट के जो एग्जाम है उसके अंदर बॉन्ड के बारे में बहुत डीप है। तो आपको लगेगा, तो मैं बॉन्ड का जब हम लोग सेशन देखेंगे इसके अंदर बॉन्ड के बारे में, तब मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा जिसको आप देखिए, उसमें हर एक बॉन्ड का टाइप वगैरह, क्यों बॉन्ड्स, कैसे बॉन्ड्स, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे नुकसान होता है, सब कुछ चीजें उसमें दे रखी है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं फाइनली पॉइंट नंबर 2 की तरफ, 1.2, डेरिवेटिव्स मार्केट एंड हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। कैसे हुआ उसका इवोल्यूशन और कैसे उसकी हिस्ट्री बनी। सो अब हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री क्या रही है पीछे, क्योंकि हालांकि ये जो पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, डेरिवेटिव्स की क्या हिस्ट्री, इसका कोई यूज नहीं, इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये बस आप एक मजे के लिए सीख लो, ऐसा समझो आप। ठीक है, तो क्या हिस्ट्री रही है डेरिवेटिव्स की हम लोग देखेंगे। तो 12th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था कि यूरोपियन ट्रेड फेयर्स में सेलर साइन कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसिंग फ्यूचर डिलीवरी ऑफ द आइटम्स सोल्ड। तो जो ट्रेडर्स थे जो आइटम्स देते थे, मतलब जैसे कि अगर कुछ चीज आप बेच रहे हैं
और उसके ऊपर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले कि यार ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको इतने इतने टाइम में डिलीवरी देंगे। तो ये कब हुआ था? 12th सेंचुरी में हुआ था। हालांकि ये हमारे इंडिया का कुछ भी इसमें डेटा नहीं है, इंडिया का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इंडिया में तब तो स्टॉक मार्केट हुआ भी नहीं करता था, या होता भी होगा ट्रेडिंग, लेकिन इतने मतलब उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है शायद से, क्योंकि इंडिया इतना भी पीछे नहीं था। मसालों की काफी अच्छी ट्रेडिंग हुआ करती थी इंडिया से भी। सो बट अब उसके कॉन्ट्रैक्ट थे नहीं थे वो आई डोंट नो, वी डोंट नो अबाउट इट। उसका कुछ रिकॉर्ड है या नहीं वो भी मुझे पता नहीं, अगर है तो आप मुझे बताओ। लेकिन जो अभी इस एनआईएसएम की बुक में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसकी कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर जो डेरिवेटिव्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी जो हिस्ट्री दे रखी है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके अंदर 13th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन इंग्लिश सिस्टर्शियन मोनास्ट्रीज हु फ्रीक्वेंटली सोल्ड देयर वूल अप। तो जो वूल होता है वो 20 साल का एडवांस में सेल करके रख दिया था कि भाई हम लोग आपको 20 साल तक इतना वूल देंगे, एंड वो फॉरेन मर्चेंट्स को दिया था। जो भी अभी वूल्स के कपड़े बनाते हैं जो कंपनीज होंगे वो लोग आके उनके साथ में 20 ईयर्स का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। ठीक है। 1634-37 के बीच में तुलिप मानिया जो है उनको काफी बड़ा इसमें लॉस हुआ था। ठीक है। लॉस्ट आफ्टर अ स्पेक्युलेटिव बूम हुआ था उसके अंदर, फ्यूचर्स के अंदर। तुलिप फ्यूचर्स बर्स्ट बोलते हैं उसको। तो उसके बाद में अब इसमें मैं वही बोल रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आने वाला है क्या? नहीं आएगा। कि आपको ये पूछा जाएगा कि लाइक तुलिप फ्यूचर्स बर्स्ट कब हुआ था, कौन से टाइम पे हुआ था, 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये पूछा जाएगा क्या आपको? नहीं पूछा जाएगा। ये टोटली यूजलेस है, आप खाली एक समझने के लिए करो इसको बस। लेट 17th सेंचुरी इन जापान डोजिमा नियर ओसाका अ फ्यूचर मार्केट इन राइस वॉज डेवलप। तो राइस की जो प्राइस है उसको मतलब अलग अलग जो फार्मर्स हैं उनके लिए फ्यूचर्स में उसको ट्रेड किया जाने लगा। जब तभी कैंडल स्टिक्स का भी आपने देखा होगा कि अगर आप कैंडल स्टिक्स का देखते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, कैंडल स्टिक्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं, तभी राइस की जब ट्रेडिंग होती थी तभी कैंडल स्टिक्स का भी वहां पे जापान में फॉर्मेशन, मतलब या बोल सकते हो उसको इन्वेंशन हुआ था वहां पे। एंड 1408 के अंदर क्या हुआ, 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये देखो ये एक मेन बोर्ड है। आप देखो सी बोर्ड जो है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, आप ध्यान से देखेंगे इसको, इसने ही सब कुछ चीजें करवाई हैं। पहले देखिए, फैसिलिटेट किया ट्रेडिंग को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑन वेरियस कमोडिटीज। तो अलग अलग कमोडिटीज के ऊपर क्या किया इसने, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी तक फ्यूचर आया नहीं था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वहां पे किए गए। देन 1865 48 के बाद में सीधा 65 सीबॉट ने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया। वो पहले क्या था कि दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट करवाना, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद में जब एक्सचेंज ट्रेडेड होने लगा, मतलब कि एक एक्सचेंज था उसके ऊपर बहुत सारे लोग देख के अलग अलग लोग वहां पे ट्रेड करते थे, बाय सेल करते थे उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको बोला गया एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है। हालांकि एक एक डेफिनेशन आगे देखेंगे तो मैं आपको कोर में समझाऊंगा, अभी बेसिक आप समझिए। शिकागो बटर एंड एग्स बोर्ड, ठीक है, अ स्पिन ऑफ सी बॉट was recognized to allow future trading. Later name was to change to the Chicago Mercantile Exchange CME. ठीक है। तो जो उसके बाद में जस्ट अ सेकेंड ओके, उसके बाद में क्या हुआ देखिए यहाँ पे कि बटर और एग्स के लिए जो एक अलग से इन्होंने एक फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट की, उसको इन्होंने शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज करके नाम दिया। ठीक है, CME। इसके बारे में भी कोई ज्यादा डिस्कशन आपको आगे रहने वाला नहीं है। ठीक है। 1972 में क्या हुआ, शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट। तो उन्होंने IMM को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, इंटरनेशनल, यहाँ पे नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट विच अलाउ ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स। तो जो करेंसी के अंदर जो ट्रेडिंग होने लगी बाद में, वो जो है यहाँ पे होने लगी। जस्ट अ सेकेंड, मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस। सो विच अलाउज ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स। ठीक है, ये भी हो गया। देन शिकागो बोर्ड, यही देखिए सब करता धरता है अभी के लिए यहाँ पे, ये शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज। ठीक है, शिकागो में ही सब चीजें हुई हैं। बिकम अ फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शंस। ठीक है,
तो जो ऑप्शंस प्राइस है, पहले ये ऑप्शंस जो है नॉर्मल टू पार्टीज के अंदर ट्रेड किए जाते थे, फिर ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आ गया यहाँ पे, मतलब ऑनलाइन बोल रहा हूँ सॉरी, फर्स्ट टाइम एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होने लगा। ठीक है, एक्सचेंज का काम, एक्सचेंज क्यों बोला जाता है, देखिए एक्सचेंज का काम होता है दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज करवाना और कुछ माइनर फीस चार्ज करना। ठीक है, अगर आप हो, एक आपका दोस्त है, आप दोनों ने बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया किसी बिजनेस के लिए, अब अगर ये मुकर गया तो आपका रिस्क है, यहाँ पे क्रेडिट रिस्क आ जाता है यहाँ पे, मतलब आप बोलेंगे अरे यार इसने नुकसान कर दिया तो ये पैसे आपके डुबा के भाग जाएगा, या फिर आपने मुकर गए तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे एक्सचेंज का काम होता है कि दो इससे पैसा लेना, उसको देना, और उससे जो भी चीज है या फिर जो भी चीज है उसको डिलीवर करना है इसको। तो एक्सचेंज का काम है ये सेटलमेंट करवाना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वगैरह जो भी है आगे हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट इससे आपको समझ में आ जाता है कि एक्सचेंज का काम है एक्सचेंज करवा के देना क्वांटिटीज को। तो यहां पे आप देखेंगे अगर सीबॉट इंट्रोड्यूस ट्रेजरी बिल, यहां पे तो आप देखा होगा ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शंस यहां पे अब होने लग गया। तो जो ऑप्शंस पहले दो पार्टीज के बीच में होते थे, अब वो होने लगे हैं किसके बीच में, एक्सचेंज के थ्रू होने लगे, ताकि वहां पे रिस्क कम हो गया। ठीक है, सीबोट इंट्रोड्यूस टू ट्रेजरी बिल फ्यूचर्स, तो ट्रेजरी बिल्स के फ्यूचर भी आने लग गए यहाँ पे। ट्रेजरी बिल क्या होता है, टी बिल क्या होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, सीबोट इंट्रोड्यूस टी बॉन्ड फ्यूचर्स, ये भी टी बॉन्ड हम लोग देखेंगे आगे, बट अभी के लिए इसके भी देखिए फ्यूचर्स यहाँ पे आ गए। अब देखो जो जो वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर आप फाइनेंस से नहीं है, ट्रेडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहे होंगे अभी के लिए। आगे चल के आपके लिए आसान हो जाएगा, डोंट वरी। ये सब चीजें एक एक चीजें बता रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है। देन सीएमए इंट्रोड्यूस इन यूरो डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो यूरो डॉलर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आ गया फिर उसके बाद में। देन अब ये बाकी दो आप पढ़ लो, मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इसको बस एक ही बार पढ़िए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डेरिवेटिव्स मार्केट को ग्लोबली, देखिए यहाँ पे ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स डेरिवेटिव्स मार्केट हैज बीन सीन फिनोमिनल ग्रोथ। तो जो पिछले 5 डिकेड्स के अंदर आपको एक अच्छी खासी डेरिवेटिव्स मार्केट में ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, मेनी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स वर लॉन्च एट द एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आए हैं, अलग अलग अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे निकाले हैं जो लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द फैक्टर्स डिराइविंग द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे इंक्रीज फ्लक्चुएशन इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि फ्लक्चुएशन देखिए बढ़ गया है अंडरलाइंग एसेट के ऊपर, अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के ऊपर इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो जो पहले सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के ऊपर ही ट्रेड होता था, बाय सेल बाय सेल, अब उसके ऑप्शंस के ऊपर भी हो रहा है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं पे फ्लक्चुएशन बढ़ गया है। तो जो अंडरलाइंग एसेट में जो मेन प्राइस है, जो मेन स्टॉक की प्राइस है, वो भी अब ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगी क्योंकि उसके ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन आ गया है। तो अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट में भी जो ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट होती है, एग्जीक्यूशन अच्छे होते हैं एग्जीक्यूशन, ऐसे स्टॉक्स के अंदर बीएससी क्या करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन अलाउ कर देता है फिर बाद में। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन वहां पे अलाउ कर देता है। यहां पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली। ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ग्लोबली भी इंटीग्रेशन हो रहा है उसका। ठीक है, यूज ऑफ, क्योंकि अभी ऑब्वियसली बात है आप यहां पे बैठ के यूएस के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, वहां के ऑप्शंस पे कर सकते हैं, वहां के लोग बैठ के यहां पे कर सकते हैं। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसने क्या किया है कि रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पहले क्या होता था कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करे तो एक पेपर बनाओ एंड उसको साइन करो, ये सब चीजें एक जगह पे आके एक आदमी बैठ के वो साइन वाइन करके वो सारा डॉक्यूमेंटेशन करके देगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता था। अब क्या हो गया है, अब ऑनलाइन हो गई सब चीजें, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गई है, वहां पे पेपरलेस हो गया अभी सब चीजें। इनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट ऑन द सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल टू मैनेज द रिस्क। ठीक है, तो मार्केट की जो मार्केट पार्टिसिपेंट के द्वारा इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट टूल्स यूज करके मैनेज कर रहे हैं रिस्क को। अभी समझ रहे हैं आप चीज को। फ्रीक्वेंट इनोवेशन इन डेरिवेटिव्स मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, तो अलग अलग जो न्यू एप्लीकेशन आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, और जो डेरिवेटिव्स मार्केट में जो है इनोवेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे जो है वो ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं थोड़ा बहुत।
तो आई होप इतना आपको क्लियर है यहां तक। अब हम लोग देखेंगे इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट। तो इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट क्या है, कैसे बना, क्यों बना, अब हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि प्लीज अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए याद से, और आपको सेशन कैसा लगा ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। हालांकि अभी जो इनिशियली जो पॉइंट्स है इनका एग्जाम में कुछ यूज नहीं था, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको कम समझा रहा था, लेकिन इसके आगे की जो चीजें कोर कंसेप्ट मुझे आपको समझानी है, तो प्लीज कमेंट करके लाइक करके वीडियो को रखिए, ताकि कहीं ना कहीं पे वीडियोस आपको भी आते रहे यूट्यूब एल्गोरिदम की तरफ से, और मेरा भी कुछ फायदा हो। आपके लिए ये सब चीजें फ्री होती है, लाइक करना, कमेंट करना, बट मेरे लिए कहीं ना कहीं पे ये वैल्यूबल होता है। और हाँ, अगर एक और चीज मैं बोल दूं कि जो ये नोट्स मैं जो यूज कर रहा हूं अभी करंटली, ये नोट अगर आपको चाहिए, ये नोट्स अगर आपको चाहिए, तो इन दैट केस आपको क्या करना है कि लिंक के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले दिन से एग्जाम का प्रिपरेशन करूं, तो एक और है, इक्विटी डेरिवेटिव्स का एमसीक्यू का लिंक भी नीचे दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा यूडेमी के पेज पे जाएंगे, वहां पे एक छोटा सा पेमेंट इनिशिएट करके आप जो है एनरोलमेंट कर सकते हैं एग्जाम के लिए, ताकि मॉक टेस्ट हो आपका, वो एग्जाम देने के बाद में कहीं ना कहीं पे आपके लिए और आसान हो जाता है। तो वो मॉक टेस्ट आप सीधा जाके वहां पर दे सकते हैं, ताकि आप वहां पे प्रैक्टिस कर सके और एग्जाम में आपको इश्यूज ना आए। तो लेक्चर करिए, चैप्टर वाइज वहां पे जाके एमसीक्यूज को सॉल्व करिए और आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट एज द इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया। तो अब क्या हो गया, डेरिवेटिव्स बाहर तो चल ही रहा था, बाहर के देशों में तो ट्रेडिंग चली, फिर डेरिवेटिव्स भी चला, लेकिन इंडिया में कैसे हुआ, इंडिया में क्या हुआ कि पहले मार्केट आया, स्टॉक मार्केट आया, सेबी ने उसको कंट्रोल किया, और इसके बारे में पूरा डिटेल रिसर्च एनालिस्ट के कोर्स में। बट यहाँ पे सीधा हम लोग आ जाते हैं डेरिवेटिव्स के पास में कि डेरिवेटिव्स कैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इनिशियल स्टेप टुवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया, सेबी सेट अप 24 मेंबर टीम कमिटी। देखो ये आता है कभी कभार कितने मेंबर्स की टीम थी वगैरह ऐसे करके, और कौन थे, एलसी गुप्ता के अंडर हुआ था 1996 के अंदर, टू डेवलप द अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। तो ये कमिटी बनाई 24 लोगों की, उनको बोला गया कि भाई तुम हमें फ्यूचर्स लेके आना है, सॉरी हमें डेरिवेटिव्स मार्केट लाना है इंडिया में। तो आप 24 लोगों की जो मेंबर है, आप 24 लोग मेंबर हैं, आप लोगों को रिसर्च करना है, कोर रिसर्च करना है मार्केट के ऊपर, और एक रिपोर्ट पब्लिश करनी है कि क्या आपको लगता है कि इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स लाने के लिए, सॉरी डेरिवेटिव्स लाने के लिए क्या क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा और क्या क्या रिस्क उसमें है। तो ये जो कमिटी है ये सबमिट करती है एक और रिपोर्ट 1998 में। देखिए 1996 में, नवंबर 1996 से लेके मार्च 1998 के बाद में ये जो कमिटी ये आती है डेरिवेटिव्स के बारे में पूरा डिटेल लेके, कि डिक्लेयर करती है कि जो डेरिवेटिव्स है उनको सिक्योरिटीज के तौर पे डिक्लेयर किया जाए। अब सिक्योरिटीज कैसे डिक्लेयर हुई, क्या हुई, ये भी रिसर्च एनालिस्ट के अंदर है, आपको इसका कुछ भी करिकुलम नहीं है। अगर आपको देखना है तो फिर भी जाके फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज वाला रिसर्च एनालिस्ट का, वहां पे कुछ बेसिक आपको सीखने को मिलेगा। सो दैट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग फॉर सिक्योरिटीज कुड ऑल्सो गवर्न ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सब्सिक्वेंटली ओके, तो जो सिक्योरिटीज है इनको डिफाइन किया जाए, ताकि कुड ऑल्सो गवर्न द ट्रेडिंग, तो डेरिवेटिव्स मार्केट में भी एक ट्रेडिंग गवर्न की जा सके। तो बात ऐसी थी कि सिक्योरिटीज को सिक्योरिटीज करके डिफाइन किए एक कंसेप्ट जिसमें सब चीजें आ जाती हैं, आपका बॉन्ड आ जाएगा, उसमें म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, उसमें ही आपके सब चीजें जो भी ट्रेडेबल है या फिर उसकी कुछ वैल्यू है वो सब आ जाते हैं सिक्योरिटीज में। स्टॉक्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, इंडेक्स हो गई या कोई भी स्क्रिप्ट है वो सिक्योरिटीज में आती है। तो वैसे ही हम लोग जो है डेरिवेटिव्स को भी कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटीज में डिफाइन कर देंगे, ताकि हम लोग उसके ऊपर भी उसको भी जो है गवर्न कर सके, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सेबी सेटअप ग्रुप इन जनवरी 1998। अब 1998 के अंदर आपको रिपोर्ट मिली, 1998 में आपने वापस से एक करी, जिसमें चेयरमैन प्रोफेसर JR वर्मा थे, जिन्होंने फिर से एक रिकमेंड किया मेजर द रिस्क कंटेंट इन डेरिवेटिव्स मार्केट। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या रिस्क आ रहा है ये उन्होंने सब चीजें मेजर्स किया, रिकमेंड किया, और उस कमिटी को काम दिया कि आप इसका रिस्क मैनेज करके निकालो, रिस्क मेजर करके निकालो कितना रिस्क होगा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और वो कमिटी ने क्या करा देखिए आप, द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर 1998। मतलब आप देखिए
जस्ट ये कि मार्च में 1998 मार्च में, जून और अक्टूबर, बस एक साल के अंदर अंदर ये सब चीजें हुई. इट वर्कड आउट ऑपरेशनल डिटेल ऑफ द मार्जिनिंग सिस्टम. ठीक है, जो कमेटी थी उसने एक प्रॉपर रिसर्च की और उन्होंने बताया कि एक मार्जिन सिस्टम रहेगा जो अभी तक चल रहा है. ठीक है, इनिशियल मार्जिन कितना चार्ज करना है. ठीक है, मेंबरशिप की डिटेल्स रहेगी, नेटवर्थ क्राइटेरिया क्या रहेगा और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द पोजीशन रिक्वायरमेंट क्या रहेगा. ये सब चीजें जो है जे आर वर्मा जी ने एक जो कमेटी बनाई थी 1998 में, वो जाके लेकर आती है. ठीक है, उसके बाद में 1999, देखिए आप 1998 खत्म हो गया, अक्टूबर ऑलमोस्ट. 1999 द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एससीआरए वाज अमेंडेड टू द इंक्लूड डेरिवेटिव्स मार्केट. तो डेरिवेटिव्स मार्केट यहां पे आ गया, बट एक्चुअल में डेरिवेटिव्स मार्केट कब आया? इन मार्च 2000 द गवर्नमेंट रिपेल 3 डिकेड ओके, यहाँ पे स्पेस है. ठीक है, 3 डिकेड ओल्ड नोटिफिकेशन विच रिपेल प्रोहिबिटिंग फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज. ठीक है, तो जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग का जो मतलब ये था, अमेंडमेंट था, या जो बोल सकते हैं आप, जो उसको रिपेल कर दिया गया. एंड आप यहाँ पे देखेंगे इन सिक्योरिटीज मार्केट वाज अमेंडेड, डेरिवेटिव्स डोमेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज डेवलप. ठीक है, 1990 में ही जो है एससीआरए ने. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, मैं आपको समझा, मैं क्यों बता रहा हूं इसको आपको, अब समझिए. आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसे, in 1919 dash dash was amended to include derivatives within the domain structure of securities and regulatory framework was developed for the governing the derivatives market. तो यहाँ पे एससीआरए उसका आंसर होता है. ठीक है, या फिर एससीआरए आ जाएगा उसने क्या वर्क किया था 1999 में, ये आ जाएगा. तो ये एक आप इतना जो लाइन है इसको याद रखिए, इसको आप एक बार लिख लीजिए. इससे पहले आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसके आगे आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी. तो जो एससीआरए इसने क्या किया, इंक्लूड किया डेरिवेटिव्स को विद इन द डोमेन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज डेवलप. ठीक है, द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन इंडिया जून 2000. ये भी एक याद रख लीजिए, द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कब स्टार्ट हुआ है? जून 2000 में स्टार्ट हुआ है. तो आप खाली साल को याद रखिए, 2000 में ये स्टार्ट हुआ था. सेबी विथ परमिटिंग बीएससी एंड एनएससी टू इंट्रोड्यूस इक्विटी. बीएससी और एनएससी पता है क्या होते हैं? बीएससी और एनएससी क्या है? बीएससी और एनएससी क्या है? ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इनका काम होता है स्टॉक्स को एक्सचेंज करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में. द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन इंडिया इन जून 2000 विथ सेबी परमिटिंग बीएससी एनएससी टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट टू बिगिन विथ सेबी अप्रूव्ड ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर. स्टार्टिंग में क्या हुआ? इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग हुआ बस, फ्यूचर्स के अंदर. ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर जो कि डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव्स होते हैं. ठीक है, अभी क्या है डेरिवेटिव, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? डेरिवेटिव्स में ही यहाँ पे फ्यूचर आता है, डेरिवेटिव्स में यहाँ पे ऑप्शन आता है. तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करें तो आप डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहे हैं, ये समझ जाओ आप. जिन लोगों को नहीं पता है वो लोगों के लिए बता रहा हूं. ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्टेड इन 2001. तो आप देखिए यहाँ पे पहले 2001 में क्या हुआ कि यहाँ पे 2001 में इंडेक्स के ऑप्शन पे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ. देन उसके बाद में क्या हुआ, स्टॉक के जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनके ऊपर 2001 में स्टार्ट हुई. ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्टेड इन 2001, सॉरी, हाँ यस. मेट्रोपोलिटन स्टॉक exchange of the India Limited MSCI started trading in derivatives product in February 2013. ओके, तो इतना क्लियर है. अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स देख लेंगे हम लोग डेरिवेटिव्स मार्केट के. ओके, डेरिवेटिव्स मार्केट के हम लोग कुछ प्रोडक्ट देखेंगे. अभी देखिए यहाँ पे. ठीक है, अब क्या, जैसे डेरिवेटिव्स में फ्यूचर ऑप्शन आपको पूरा कंफ्यूज कर दिया होगा. अगर आप फिनेंस बैकग्राउंड से नहीं है या फिर आप ट्रेडिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो आप अभी तक पूरा कंफ्यूज हो चुके होंगे. आप डर गए होंगे कि यार ये फ्यूचर ऑप्शन क्या बोल रहे हैं जयेश भाई. तो अभी थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या हर एक चीज है. ठीक है, क्या क्या हर एक चीज है. फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड देखो, फॉरवर्ड मतलब क्या कि मेरा एक राइस का खेत है, चावल का खेत है. एक कंपनी आती है, वो कुछ बनाती है जिसमें राइस चाहिए. तो हम लोग दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे दोनों के बीच में कि मेरा इतना इतना राइस है, मैं आपको इतना इतना राइस इस रेट पे दे दूंगा, 40 रुपए पे दे दूंगा. भाई इसको लागत लगी 20 रुपए और 40 रुपए में मैं ये बेच दूंगा आपको, इस कंपनी को. कंपनी बोलती है आगे चल के अगर ऐसा हो गया कि यार 40 का
₹60 भाव हो गया तो मेरा नुकसान होगा, ये बोलता है कि प्राइस गिर गया कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से तो यहाँ पे 20 मुझे नुकसान लेना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलके, इसको ₹60 पे नहीं लेना, इसको ₹20 बेचना नहीं है, ₹20 से नीचे बेचना नहीं, इसको ₹60 से ऊपर लेना नहीं है। तो ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो ये टू काउंटर पार्टीज के बीच में होता है। क्लियर है? ये टू काउंटर पार्टीज के बीच होता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल एन अंडरलाइंग एसेट at the certain future date for the particular price that is pre-decided। प्राइस भी pre-decided है, pre-determined प्राइस के ऊपर है। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय एंड सेल अंडरलाइंग एसेट एट द सर्टेन फ्यूचर डेट। एक डेट के ऊपर होती है और एक डेट के लिए होती है आगे, और उसकी प्राइस जो है डिसाइडेड होती है डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर कमिटेड टू ऑब्लिक द ऑनर ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब दोनों भी पार्टीज को बोला गया है यहाँ पे कि आप, मतलब दोनों भी पार्टीज को वो फॉलो करना है, इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। ऑब्लिक है कि भाई मैं, ये बोल रहा है कि मैं 40 पे लूंगा, ये बोल रहा है कि मैं, भले ही मार्केट में यहाँ पे ₹30 में बिक रहा है तो भी ये इससे ही लेगा, फिर ₹10 ज्यादा जाएंगे तो भी इससे लेना पड़ेगा। सेम चीज है यहाँ पे इसके केस में, अगर मार्केट में और महंगा भी बिक रहा है, ₹65 में बिक रहा है तो भी ये 40 पे इसको बेचेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है दोनों के बीच में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का फायदा ये, तो ये क्या होता है, ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओवर द काउंटर मतलब क्या कि दो पार्टीज के बीच में। अब यहाँ पे क्या होता है, ओवर द काउंटर में, ओवर द काउंटर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर इसमें से एक पार्टी भी मुकर गई, इसको लालच आ गया, इसने हटा दिया, इसने नहीं लिया, तो इसका नुकसान हो जाएगा आगे। आप समझ रहे? जैसे अगर एक एग्जांपल में दूं कि आगे चल के इन फ्यूचर ऐसा हो जाता है कि जो चावल के जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, ₹65 हो जाता है। अब किसान बोलता है यार मैं इसको ₹40 में दूं, 65 बाहर दूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर ये मुकर गया तो इसको उस टाइम पे ₹40 में नहीं मिलेगा, इसको ₹15 एक्स्ट्रा देके ₹65 में खरीदना पड़ेगा मार्केट से। तो ये उस टाइम पे उस जो आदमी है, जो पर्सन या जो पार्टी है, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, किसान को नहीं लेना पड़ेगा, किसान उसका नुकसान करवा देगा। और ऐसे ही अगर उल्टा होता है कि प्राइस अगर गिर जाती है मार्केट में, ₹40 से ₹20 हो जाती है, तो ये सोचेगा यार मैं इससे ₹40 में खरीदूं, इससे जब मैं मार्केट से ₹20 में खरीद लेता हूं, तो मैं अगर मार्केट से ₹20 में खरीदूं तो मुझे ₹20 सस्ता मिलेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो किसान है, ये ₹40 में इसको बेचने वाला था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब उसको ₹20 में किसी और को बेचना पड़ेगा, तो ₹20 का नुकसान किसान का रहेगा। समझ रहे आप? यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है। ठीक है, जो भी दो पार्टीज निगोशिएट कर सकती है बिटवीन टू पार्टीज, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर, कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज्ड। जो टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो कस्टमाइज हो जाती है, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है। अब फ्यूचर्स क्या है? जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, वही एग्जैक्टली फ्यूचर है, खाली यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड है। ओके, और यहाँ पे टू पार्टीज के बीच में होता है, ये भी टू पार्टीज के बीच में होता है, लेकिन ये एक्सचेंज ट्रेडेड है। देखो, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेक्ट दैट द डील इज मेड थ्रू द ऑर्गेनाइज एंड द रेगुलेटेड एक्सचेंज। और इससे कुछ रूल्स है जो प्री डिफाइन है, वो आपको दोनों को भी ऑब्लिक करने पड़ेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे स्टॉक्स के अंदर हो रहा है, जैसे कोई भी गोल्ड का फ्यूचर है, तो गोल्ड पे सोनार लोग देखिए गोल्ड के फ्यूचर लेके रखते हैं, ताकि फ्यूचर मतलब वो एक ऑब्लिक कर लेते हैं उस प्राइस को, बोल देते हैं कि भाई हम इस प्राइस पे लेंगे। ठीक है, इस प्राइस पे हम लोग इस टाइम पे लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पे ऑब्लिक करें तो उसका प्रॉफिट, उसका नुकसान आपको होता है। ऑप्शन डेरिवेटिव्स में वो लोग ट्रेड करते हैं, सोनार लोग हो गए। ठीक है, एक्सचेंज रेगुलेटर रादर देन बीइंग नेगोशिएट पार्टी, तो जो पहले फॉरवर्ड में नेगोशिएट हो रहा था दो पार्टीज के बीच में, वैसा यहां पे नहीं होगा। फ्यूचर्स के अंदर एक्सचेंज ट्रेड होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है, सिर्फ ये एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड है। तो यहां पे रिस्क ज्यादा है, यहां पे रिस्क ज्यादा है, यहां पे रिस्क कम है। ठीक है, यहां पे क्रेडिट रिस्क होता है, यहां पे क्रेडिट रिस्क नहीं है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज इन द नेगोशिएट डिफरेंट बिटवीन टू पार्टीज, futures are also standardized contract in terms so that they can be traded on the exchange, exchange के ऊपर किए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट साइज होती है उसकी। और indeed we may say that the futures are exchange traded forward contracts। ओके, अब ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस को समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे अलग से आपको लेके जाना पड़ेगा। ऑप्शंस मैंने वैसे समझाया था आपको कि यार देखिए सिंपल सी बात है, एक जमीन आप ले रहे हो जिसकी कीमत है ₹5,00,000, लेकिन मुझे डर है कि यार उस जमीन के पास से एक रोड निकलेगा, ठीक है, जिसके वजह से जमीन कटेगी आगे, तो मुझे वो डर है। तो मैं चाहता तो यार ये बहुत मौके की जगह है, लेकिन मुझे डर है कि जमीन कटना जाए तो मेरा नुकसान होगा बाद में। तो ये ₹5,00,000 मैं किसी सेलर को दे दूं अभी और जमीन ले लूं, और बाद में पूरा 5,00,000 का नुकसान कराऊं, या फिर 5,00,000 में से 2.5 लाख का नुकसान कराऊं। तो इससे अच्छा क्यों ना मैं एक ₹5,000 दे के अभी के लिए उसका डील जो है क्लोज कर देता हूं, लॉक कर देता हूं, वो प्राइस लॉक कर देता हूं जो भी है, और
फाइनल बोल देता हूँ, जैसे कि 5 लाख की प्राइस है, डिसाइड हो गई है, आगे चल के महंगे में ना बेचे, इसके लिए मैं इसको बोल दूंगा भाई तू 5 लाख में मैं 5 लाख में तुझसे जमीन लूंगा आज से 6 महीने बाद में, लेकिन अभी के लिए मुझसे 5,000 रुपए ले ले एज अ टोकन या प्रीमियम ले ले। अगर कल को मैं नहीं लेता हूं तो ये 5,000 डूब गए, और अगर कल को मैं ये जमीन ले लेता हूं तेरे से तो मेरा तो फायदा है ही, क्योंकि मैंने छोटा सा रिस्क लिया और मेरा बहुत बड़ा नुकसान बच गया। तो आप समझ रहे क्या चीज है ये। और अगर सच में रास्ता निकलता है तो आपका खाली मैक्सिमम नुकसान यहाँ पे 5,000 का होगा, और अगर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है जमीन में तो आपका 5,000 तो जाएंगे बट कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपकी जो जमीन है आप इतना बड़ा रिस्क नहीं, तो जो नुकसान पहले बहुत बड़ा होने वाला था वो 5,000 में सिमट गया। समझ रहे हैं। तो ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट टू राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग ऑन द बिफोर स्टेटेड डेट एट द स्टेटेड प्राइस। तो एक स्टेटेड प्राइस रहेगी, एक स्टेटेड डेट रहेगी, इस डेट पे हम लोग जाके तेरी जमीन खरीद लेंगे भाई, अभी के लिए मैं इतना इतना प्रीमियम दे रहा हूं। वाइल बायर ऑफ एन ऑप्शन पेज एन प्रीमियम, तो जो बायर है, जैसे जैसे मैं यहां पर आपको जमीन के केस में बता रहा हूं, बट ऑप्शन के केस में क्या होता है कि जो बायर होता है ये क्या करता है, प्रीमियम देता है। देखिए यहाँ पे प्रीमियम मैंने बोला, प्रीमियम देता है, बाई करता है, एंड बाइज द राइट्स, तो राइट्स कर ले, इसके ऊपर राइट ले लेता है, ठीक है। एंड सेलर ऑफ द ऑप्शन रिसीव्स द प्रीमियम विथ ऑब्लिगेशन टू सेल, ठीक है। तो ये प्रीमियम रिसीव करता है, ये इसको प्रीमियम देगा और ये इससे रिसीव करेगा, सेलर इससे रिसीव करेगा, और सेलर अगर रिसीव करता है तो वो ऑब्लिगेशन देता है कि भाई हाँ मैं तुझे जमीन बेचूंगा इस रेट तक, अगर तूने उस रेट तक जमीन नहीं ली तो मैं किसी और कोई और बायर ढूंढूंगा। फिर 5,000 रुपए तू दे रहा है मुझे, लेकिन मैं 6 महीने तक रुकूंगा, पर प्राइस हमारे डिफाइन है, इस प्राइस पे तुझे लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं। इस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क करते हैं। इसको थोड़ा सा और देखेंगे आगे, और आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। स्वैप्स क्या होते हैं, स्वैप्स मतलब क्या कि एक बैंक है, सॉरी एक पर्सन है, आईटी में है वो, उसको सैलरी मिलती है $100 की, ठीक है। आज 83 रुपए का एक जो है डॉलर की प्राइस है आज के दिन के लिए, ठीक है। तो उसको सैलरी आ रही है 8,300 की अभी के लिए, लेकिन इसको डर है कि अब 1 महीना पड़ा है अभी सैलरी आने में, और $100 की जब सैलरी आएगी तब तक मुझे डर लग रहा है कि यार कहीं ये 83 रुपए का जो डॉलर है वो गिर के 81 ना हो जाए, तो मेरा 81,000 रुपए मुझे खाली सैलरी मिलेगी, 81,000 रुपए, 81,000 मुझे सिर्फ मिलेंगे। तो ऐसे टाइम, सॉरी 8,100 रुपए मुझे सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा, इसके लिए वो क्या करता है, बैंक में जाके स्वैप कर लेगा 83 रुपए का, कि 83 रुपए का स्वैप कर दो मुझे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। देखो स्वैप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज फॉर्मूला, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी ये, इसको मैं स्वैप को और डिफाइन में समझाऊंगा। देखिए क्या है यार, मैं अभी समझा ही देता हूं आपको। देखिए बैंक में गया मैं, स्वैप मतलब क्या, सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए आप यहाँ पे मुझे पैसे आने वाले हैं $100, ठीक है, 1,000 पकड़ते हैं हम लोग। $100 से यार इंसल्ट हो जाती है एक आईटी पर्सन की। $1,000 पकड़ते हैं, $1,000 पकड़ रहे हैं, मतलब कितने आने वाले हैं, 83,000 रुपए आने वाले हैं। लेकिन मुझे डर है कि प्राइस गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है, प्राइस नीचे गिर जाएगी। तो क्या होगा, जो 83 रुपए का डॉलर है एक अभी, वो हो जाएगा 80 रुपीज का सपोज। तो जो $1,000 मुझे तब आने वाले थे, 1 महीने बाद में वो मुझे 80,000 आएंगे, ये मुझे डर है। तो ये रिस्क मैनेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, बैंक में जाके स्वैप कर दूंगा, और उसका मतलब ये है कि मैं करेंसी का एक जो है सेल कर दूंगा, $1,000 जो है मैं सेल करके रख दूंगा। तो उससे होगा क्या कि अगर प्राइस गिर गया नीचे, कितना पॉइंट गिरेगा, 3 पॉइंट गिरेगा, तो यहां पे 3 पॉइंट के हिसाब से सेल का प्रॉफिट हो जाएगा, और जो लॉस हुआ है वहां पे वो कवर अप हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो जो रिस्क है वो मैनेज होगा। स्वैप भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा स्वैप को भी, आगे चल के देखते हैं। अभी मार्केट पार्टिसिपेंट देखेंगे। देखो एक एक कंसेप्ट वापस से डिफाइन अच्छे से और डिटेल में बताइए आगे, डोंट वरी, तब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी ये क्या है कि एक बेसिक ओवरव्यू दिया है फर्स्ट चैप्टर में, तो वही हम लोग देखेंगे अभी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अब अगर आप देखेंगे इससे पहले का जो ऊपर का जो डेटा था, ये ऑलरेडी, जैसे भी ये एग्जांपल के तौर पे लूं मैं, अगर ये स्वैप्स है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, फॉरवर्ड है, ये सारी चीजें आपको आगे 3-3, 4-4, 5-5 पेजेस में समझानी है। इसलिए मैंने अभी तक आपको इतना कुछ डीप में इसमें बताया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये इतना, अब अगर मैं अभी डीप में सिखाऊंगा तो वापस मुझे फिर से आपको आगे सिखाना ही है, ठीक है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट जो है,
यहां से थोड़ा सा हमें ध्यान देना है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये आगे रिपीट नहीं रहेंगी। तो हेजर्स क्या होते हैं, पहले मार्केट पार्टिसिपेंट मतलब क्या, मार्केट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसमें मेनली क्या है, तीन है, हेजर्स एक है, ट्रेडर्स एक है, और आर्बिट्रेजर्स एक है, ठीक है, हेजर्स और ट्रेडर्स, ठीक है। तो देर आर ब्रॉडली थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, हेजर्स, ट्रेडर्स एंड आर्बिट्रेजर्स, एंड इंडिविजुअल में प्ले डिफरेंट रोल। ये हर एक जो पर्सन है अलग अलग तरीके से, अब आपको पता हो, ये जब मैं कंसेप्ट सिखा दूंगा तो आप बताना कि आप कौन है। तो फर्स्ट थिंग इज हेजर्स, ठीक है। हेजर्स दे फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस देयर रिस्क। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 1200 रुपए का रिलायंस है, ठीक है, और मैं आज उसको खरीद रहा हूं 1 लाख रुपए डाल के, ठीक है, 1 लाख रुपए डाल के, कल को अगर स्टॉक 10% अचानक से गिर जाता है तो मेरा सीधा 10,000 रुपए का नुकसान होगा। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं और एक और चीज, अगर 20% गिरा तो 20,000 का नुकसान होगा, 30% गिरा तो 30,000 का नुकसान होगा। हालांकि 30% गिरेगा नहीं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इतना ज्यादा रिस्क लूं, ये जो रिस्क है ये मैं लूं, तो मैं उसकी जगह पे 5,000 रुपीज का एक प्रीमियम उठा लूंगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 50 रहेगी, लॉट साइज 100 रहेगी, तो टोटल 5,000 रुपीज का हम लोग एक प्रीमियम उठा लेंगे, जो कि बहुत सस्ते भाव में हमको मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो यहां पे हेजर्स जो होते हैं वो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ये रिस्क उठाना 1 लाख का पसंद नहीं आता। वो चाहते हैं कि मैं 5 लाख में, 5,000 में रिस्क उठाऊं, कम रिस्क उठाऊं, और उतना ही प्रॉफिट करूं जितना 1 लाख वाला कर रहा है, उसके आसपास ही प्रॉफिट करूं जितना 1 लाख वाला कर रहा है। मतलब रिस्क कम लिया, प्रॉफिट उतना ही हुआ जितना 1 लाख रुपए डाल के हो रहा था। लेकिन 1 लाख रुपए मार्केट में डालना वो कहीं ना कहीं पे रिस्की होता है, इसके लिए 5,000 डाला। तो इसके लिए ऑप्शन बनाया गया था एक्चुअल में। हालांकि आजकल के जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बाइंग कर करके नुकसान कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन बनाया इसके लिए गया था ताकि आपको ज्यादा बड़ा नुकसान लेना नहीं पड़े, छोटा सा नुकसान लेना पड़े, ठीक है। तो हेजर्स हैं ये, कॉर्पोरेशंस, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स ऑल यूज डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट टू हेज और रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल्स सच एज इंटरेस्ट रेट, शेयर वॉल्यूम्स, बॉन्ड प्राइजेस एंड करेंसी। तो ये इंटरेस्ट रेट्स में, शेयर वैल्यूज में, बॉन्ड प्राइस में, करेंसी के रेट्स में भी ऑप्शंस या बोल सकते हैं हेजर्स जो है हेज करके अपना रिस्क मिटिगेट करते हैं। क्लियर है चीज, रिस्क मिनिमाइज करते हैं अपना, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर मतलब मेनली ऐसे लोग जो ट्रेड करते हैं, मतलब आज बाय किया, कल जाके बेच दिया, तो इसका जो बीच का गैप है वो आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो स्पेक्यूलेटर्स का काम होता है एक पॉइंट पे बाय करना और दूसरे पॉइंट पे बेचना, ठीक है। पहला तो हमने हेजर्स देखा जो ऑप्शंस लेके रिस्क मिटिगेट कर रहे थे, ठीक है। दूसरे आ गए स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स। दे आर ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द प्राइस। देखो फ्यूचर्स नहीं है, फ्यूचर है। फ्यूचर मतलब कि उस स्टॉक की फ्यूचर में आने वाली प्राइस कहां तक जाएगी, ये प्रेडिक्ट करेंगे ये लोग, ऑफ अंडरलाइंग एसेट बेस्ड ऑन द व्यूज। तो बेस्ड ऑन द व्यूज, जो उनका व्यू है उसके ऊपर, जैसे मुझे लगता है कि रिलायंस का जो है एक चार्ट है उसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, आने वाले टाइम में रिलायंस ऊपर जाएगा चार्ट वाइज, टेक्निकल एनालिसिस किया मैंने, ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा रिलायंस। तो ऐसे टाइम पे मैं अपना व्यू रिलायंस पे बुलिश रहेगा तो मैं उस चीज की पोजीशन ले लूंगा, रिलायंस की बाय पोजीशन ले लूंगा इन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स में ले लो या फिर आप जैसे भी ले लो। डेरिवेटिव्स आर प्रीफर ओवर अंडरलाइंग एसेट फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस एज दे ऑफर लीवरेज, क्योंकि डेरिवेटिव्स में आपको लीवरेज मिलता है, काफी कम पैसा रख के आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, ओके। और जो लीवरेज है उसको लेस एक्सपेंसिव भी है, उसको कोई ज्यादा चार्ज भी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में फास्टर है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। जो साइज है बड़ी, जैसे कि क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, इसका एक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स है उनको रहेगा ये खाली, ठीक है। होता ये है, डेरिवेटिव्स क्यों लोग ट्रेड करते हैं आपको मालूम है? क्योंकि कभी कभी जो स्टॉक है, जैसे रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई 35 क्वांटिटी ले रहा है, बाय करना चाह रहा है, और कोई 40 क्वांटिटी सेल करना चाह रहा है। तो 40 में से 40 जो क्वांटिटी है उसमें से 35 इसको मिल जाएंगी, 5 किसी और को मिलेंगी, ठीक है। तब इसको पूरा बाय मिलेगा और इसका पूरा सेल होगा। आप समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूं? देखिए इसको हम लोग अलग से आ जाते हैं इधर।
इसको लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है कि फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। फास्ट एग्जीक्यूशन मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन मतलब कि अगर आपने आज कोई शेयर बाई किया है तो कभी ना कभी आप जाके उसको बेचोगे प्रॉफिट बुक करने के लिए, उसको सेल करोगे। आज आपने जो बाई किया है वो आप सेल करोगे, लेकिन आज आपने जब बाई किया तो वो आपको किसी ने बेचा है। मतलब अगर आप आज खरीद रहे हो, आपने एक शेयर खरीदा, तो एक्सचेंज कहां से आपको एक्सचेंज करके देगा, किसी और सेलर से करके देगा। तो एक सेलर ने आपको बेचा, आपने आज खरीदा, और कभी ना कभी जाके आप बेचोगे, सेल करोगे उस शेयर को। तो मतलब आज आप बायर हो, कल आप सेलर हो, समझ रहे हो आप, कल आप सेलर हो। अब बोलना ये चाह रहे हैं यहां पे कि फास्टर एग्जीक्यूशन है मतलब क्या डेरिवेटिव्स में, कि अगर कैश मार्केट की बात हम लोग करें तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बायर्स आपको वहां पे मिलेंगे और सेलर्स मिलेंगे, लेकिन और अगर मिल भी गए तो किसी की क्वांटिटी, इसके 500 क्वांटिटी इसको बेचने हैं, इसको इसने 500 क्वांटिटी खरीदने हैं, और बेचने वाला सिर्फ 20 क्वांटिटी वाला है, या 40 क्वांटिटी वाला है, या फिर 100 क्वांटिटी वाला है। ये बेचने वाले 3 लोग हैं और खरीदने वाला ये 500 क्वांटिटी वाला। तो इसको सबसे लेना पड़ेगा और ऊपर से और 500 होने तक उसको और बाय करना पड़ेगा नए क्वांटिटीज। आप समझ रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा जो एग्जीक्यूशन है वो स्लोअर हो जाता है, क्योंकि पहले वो क्या करेगा, पहले वो क्या करेगा, पहले वो ये 20 वाला क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेगा, फिर 40 वाला करेगा, फिर 100 वाला करेगा। तो इसमें कुछ जो टाइम है सेकेंड्स का वो बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं, बढ़ जाता है। तो जो एग्जीक्यूशन है क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन वो स्लो हो जाता है थोड़ा सा। सो ये जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर कब होगा, जब आपका फिक्स लॉट साइज होगा। समझ रहे हैं, आपका जो लॉट साइज है वो फिक्स होगा। जैसे कि फ्यूचर का एक लॉट है, उसका 800 का एक लॉट, 800 का एक लॉट है, ठीक है। अब अगर 800 का एक लॉट, मतलब अगर आपको बाय करना है तो 800 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी एक फ्यूचर में, 800 का लॉट लेना ही पड़ेगा, एक लॉट लेना ही पड़ेगा पूरा। अभी जो लॉट है ये बिकेगा, जब एक लॉट बिका तो 800 क्वांटिटी एक ही बार में बिक जाएंगी दूसरे एक लॉट के साथ में। आप समझ रहे हैं, एक ही बार में दोनों क्वांटिटी, तो जो टाइम, कुछ सेकंड्स का जो टाइम है वो कम लगता है, इसके लिए इसको बोलते हैं फास्टर एग्जीक्यूशन। उसके अलावा और क्या इसका मतलब है, देखिए आप, फास्टर टू एग्जीक्यूट विथ हैविंग अ हाई वॉल्यूम मार्केट, क्योंकि हाई वॉल्यूम होते हैं वहां पे। ओके, समझ में आ रही चीजें आपको, आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। इट्स वेरी इजी कंसेप्ट जो आपको समझने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं इसको, थोड़ा सा चार्ट को, ताकि आप और क्लैरिटी में देख पाए चीजों को। यस, टाइप्स ऑफ स्पेकुलेटर हो गया, ओके। ट्रेडर्स, हेजर्स, ओके। तो आर्बिट्रेजर्स नहीं बताया इसमें, ओके ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, डोंट वरी, ठीक है। आगे है, सॉरी, यहां पे, ठीक है। ये हो गया आपका फास्ट एग्जीक्यूशन इज साइज। अब यहां पे आर्बिट्रेजर, यहां पे स्पेस नहीं दिया, ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये एक पॉइंट है यहां पे नीचे, अलग से येलो करना था, इसको हाईलाइट करना चाहिए था इसको, ये एक पॉइंट है, इसको इसको ये रख लीजिए इसको, ठीक है। यस, ओके। सो आर्बिट्रेजर्स क्या होता है, आर्बिट्रेज मतलब क्या, आर्बिट्रेज मतलब ये कि हमारे पास में दो एक्सचेंज है, ओके, दो एक्सचेंज है, एक एनएससी है, एक बीएससी है, राइट। एनएससी के अंदर और बीएससी के अंदर अलग स्टॉक है, जैसे रिलायंस, रिलायंस एनएससी में भी लिस्टेड है और रिलायंस बीएससी में भी लिस्टेड है। रिलायंस की यहां पे प्राइस 1200 रुपए है, तो यहां पे 1198 होगी, या कुछ ऐसे 1-2 रुपए का डिफरेंस होगा। देखिए यहां पे आर्बिट्रेज, अब ये समझिए आप, आर्बिट्रेज ओरिजिनेट when the trader purchase an asset cheaply in one location and simultaneously arrange to sell in at higher price in other location। समझ रहे, तो एक लोकेशन से जल्दी से मैंने खरीद लिया 1198 पे, एंड मैंने मैनेज कर लिया कि इसको मैं वापस से 1200 रुपए पे बेच दूं, तो ये यहां पे लिखा हुआ है। आर्बिट्रेजेस ओरिजिनेट व्हेन the trader purchase an asset cheaply in one location and simultaneously arrange to sell at the higher location, another location, such as the opportunity like persist for the very long since
यहाँ पे इतना आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेशंस के बारे में ज्यादा बताया नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में जो प्राइस का डिफरेंस होता है वहां पे वो लोग कवर अप करते हैं, ठीक है। सो सिंस आर्बिट्रेजर्स would rush to do this transaction, thus closing the price gap at the different location, ठीक है। तो ये जो गैप है ये जल्दी फिल ना हो जाए, इसके लिए जो आर्बिट्रेजर्स हैं ये जल्दी से बेचने की करते हैं और बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन उनको करना पड़ता है कि भाई मैंने 1198 में लिया और तुरंत 1200 में बेच दिया, जल्दी से बीएससी से एनएससी में बेच दिया। हालांकि शायद से अब अलाउड नहीं होता है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इसी तरीके से चीजें करना है। या फिर आइदर आप बोल सकते हैं कि जो गैप है बीच का वो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं और उनको जल्दी चीज करनी पड़ती है, इससे पहले वो प्रॉफिट चले ना जाए, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है अभी तक के लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट के टाइप क्या है, देखिए मेनली दो टाइप हैं, मैं आपको पहले ओरली बता देता हूं, फिर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे वहां पे। ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। ओवर द काउंटर मतलब क्या, ओवर द काउंटर ओटीसी मार्केट मतलब क्या, और एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब क्या। ओवर द काउंटर मतलब आपने और मैंने, हम दोनों के बीच में एक हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो हो गया ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम लोग दोनों ही डिसाइड करेंगे क्या आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, और क्या फ्यूचर हो गया ऑप्शन, हम लोग जैसे करना चाहे वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग दोनों साइन कर लेंगे, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन या किसी और के साथ में दो इंस्टीट्यूशंस कर लेंगे, जो भी है जैसा भी रहेगा। तो ये इसकी जो सेटलमेंट है वो ओवर द काउंटर मतलब दो पार्टी के बीच में, तो दोनों ही जिम्मेदार रहेंगे, उसमें से कोई फ्रॉड करेगा तो उसका जिम्मेदार भी वो दोनों ही रहेंगे। उसमें किसी का नुकसान होता है तो एक का होगा, वो किसी और को जाके कंप्लेन नहीं कर सकता, वो फिर सीधा कोर्ट में जा सकता है, वो सेबी के पास नहीं जा सकता या मार्केट रेगुलेटर के पास में नहीं जा सकता कि भाई इसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ओवर द काउंटर में। अब एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है कि एक एक्सचेंज है और रेगुलेटर है, मार्केट रेगुलेटर, तो ध्यान रख रहा है कि भाई हाँ इससे पैसा लेना है, इसको क्वांटिटी देना, इसको बेचना है, इसको खरीदना है। दो पर्सन है, इसको बेचना है, इसको खरीदना है, ठीक है, इसको खरीदना है। अब इसको खरीदना है तो इससे पैसे लेकर इसको देंगे और इसका जो क्वांटिटी लेके इसको देंगे, या इससे जो शेयर्स लेके इसको देंगे। तो एक ने बेचा, एक ने खरीदा, इन दोनों को पता नहीं हम दोनों कौन, लेकिन एक्सचेंज काम करवा रहा है ये, समझ रहे हैं, एक्सचेंज काम करवा रहा है ये। लेकिन ओवर द काउंटर पार्टी में हम ये दोनों पार्टीज को पता है और एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं है यहां पे, बस इतना ही है। अब लाइन बाय लाइन अगर हम लोग समझेंगे, अब यहाँ पे क्या है कि ओवर द काउंटर दे रखा है लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का इतना कुछ दे नहीं रखा है, पर मैं आपको उल्टा बताऊंगा, इसका एक्चुअल में डिफरेंस बन सकता है, पर उसकी जरूरत नहीं, अगर लिखा नहीं है तो क्यों मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं आपको सिखाते वक्त समझा दूंगा। तो क्योंकि मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओटीसी के ऊपर आपको फिक्स दो क्वेश्चन आएंगे, ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड के ऊपर, मतलब पूरे इस पॉइंट के ऊपर दो क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर जो ये स्पेकुलेटर, हेजर्स, मार्केट, स्वैप, ऑप्शन, फ्यूचर, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, इन चारों पांचों में से एक की डेफिनेशन आ जाएगी। और फिर उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर कुछ भी यूजफुल नहीं, सब कुछ यूजलेस, सब कुछ। और हाँ, एक आपको बेसिक डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन आ सकती है यहां से, मतलब चांसेस है कि यहां से आ जाए एक क्वेश्चन तो ऊपर से आएगा खाली, मुझे एक ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। उसके अलावा यहाँ पे फिर बाकी यस हाँ, यहां से आ सकते हैं एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। यहां से आपको फिक्स एक तो आने ही वाला है और दो पकड़ के चलो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा नीचे मार्केट पार्टिसिपेंट में से भी एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिए टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, इसमें मैं आपको बोलता हूं कि आप तीन पकड़ के चलो, दो से तीन क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे आपको इस चैप्टर में, ठीक है। और आता ही है, मुझे लगता है इक्विटी में ओटीसी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा सा संभल के ले लो, या थोड़ा फोकस करके ले लो, सीख लो। ओटीसी तो मैंने समझा दिया अभी आपको, लेकिन मैं ओटीसी की लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा ताकि आपको एमसीक्यूज में प्रॉब्लम नहीं आए, और उसका उल्टा भी बताऊंगा क्या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड में, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं दे रखा है, दे रखा है बस एक दो लाइन में दे रखा है, वो भी मैं समझा दूंगा आपको। इन मॉडर्न मॉडल अ ह्यूज वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, दे आर आइदर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, जो कि है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, फंड बोल रहा हूं मैं, बार बार फंड्स बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स और ओटीसी।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने 2-3 बार फंड बोल दिया होगा पीछे, तो इग्नोर करिए उसको। तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स और ओटीसी, ठीक है, ओवर द काउंटर। और देखिए यहाँ पे एक तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड है या फिर एग्रीड डायरेक्टली बिटवीन टू काउंटर पार्टीज। मैंने आपको बोला दो काउंटर पार्टीज के बीच में अगर हो रहा है खाली, तो दो काउंटर पार्टीज के बीच में, बिटवीन काउंटर पार्टीज ओवर द टेलीफोन और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, फोन के द्वारा हो जाए या फिर मिलके हो जाए, जैसे भी हो जाए, ओके, इसको बोलते हैं ओटीसी डेरिवेटिव्स। क्लियर है? एक्सचेंज ट्रेडेड मतलब जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, वहां पे रिस्क नहीं है, लेकिन जो ओटीसी है वो दो पार्टीज के बीच में, वहां पे एक्सचेंज का कुछ लेना देना नहीं। फ्यू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप्स। इन्हीं के ऊपर ये जो इनके आगे के जो मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से जो स्वैप, ऑप्शंस और फ्यूचर और फॉरवर्ड्स, इसी के ऊपर बन रहा है, लेकिन खाली ओवर द पार्टी हो रहा है कुछ में, किसमें? एक्सचेंज ट्रेडेड हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं आप, तो वो क्या होगा मुझे बताइए, कमेंट में बताइए क्या होगा वो। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका एक दोस्त है, उससे आपको बाइक खरीदनी है, लेकिन वो 6 महीने बाद आप खरीदने वाले हो, आप उसके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट करो कुछ पैसे देके, तो वो कौन सा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मुझे बताइए। दोनों का एग्जाम आपको कमेंट करना है नीचे। द ओवर द काउंटर मार्केट इज नॉट फिजिकल मार्केट प्लेस, ठीक है। ओवर द काउंटर जो है वो फिजिकल मार्केट प्लेस नहीं है, मैंने आपको बताया दो पार्टीज के बीच में कोई मार्केट प्लेस नहीं है वहां पे, समझना पड़ेगा आपको। बट द कलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स, डीलर्स स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री। अब ब्रोकर का यहाँ पे क्या, अगर आप बोलेंगे जज भाई ये क्या, फिर तो ब्रोकर का क्या लेना देना आ गया इसमें ओवर द ओटीसी के अंदर। तो ब्रोकर का लेना देना ये आता है कि जैसे अगर आप कोई जमीन लेने गए, तो ब्रोकर आपको मिलवाता है ना किसी आदमी से कि भाई ये बेचना चाहता है सर, आप लेने वाले हो, तो ब्रोकर काम करता है, उसमें कमीशन लेता है कुछ, वो चीज है यहाँ पे, समझ रहे हैं? ब्रोकर डीलर्स होते हैं कुछ, ठीक है, स्कैटर अक्रॉस द कंट्री, अलग पूरे देश में फैले हुए हैं ये लोग करते हैं। द मेन आइडिया ऑफ द मार्केट इज मोर वे ऑफ डूइंग बिजनेस दैन द प्लेस। इस केस में प्लेस को साफ रखना या जो ट्रेडिंग का जो प्लेस है, जैसे एक्सचेंज क्या करता है, वो चाहता है कि साफ सफाई रहे लोगों में, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, उनमें एक जो है ट्रस्ट बना रहे एक दूसरे के लिए, और कोई भी फ्रॉड ना करे। ये मार्केट प्लेस, ये प्लेस को बनाना, ये एक सेफ प्लेस को बनाना एक्सचेंज का काम है, समझ रहे हैं आप? लेकिन ये सेफ प्लेस को बनाना एक्सचेंज का काम है, लेकिन ओवर द काउंटर पार्टी में क्या मैं ये सोचूंगा कि नहीं यार सेफ होना चाहिए? मैं चाहूंगा कि बस मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ हो, बाकी जाए खड्डे में, मुझे उनसे मतलब नहीं। हम दोनों का एक पार्टी है, मैं हूं, हम दोनों के बारे में सोच रहे हैं, हम बाकी किसी का नहीं सोचेंगे, ना कोई एक्सचेंज ना कोई, ठीक है ना। ऐसा सोचेंगे कि लाइक हमारे सही ट्रांजैक्शन से कोई और भी सही ट्रांजैक्शन करेगा, हमें मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन सही हो, बाकी नुकसान होगा किसी को, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड जो बोल सकते हैं आप डेरिवेटिव्स हैं, वहां पे मार्केट का कंट्रोल होता है, रेगुलेटर्स का कंट्रोल होता है। वो बनाए रखते हैं कि नहीं यार, अगर एक आदमी ने बाई किया तो दूसरे को सेल हो रहा है, और वो क्वांटिटी उसको जा रहा है सही से, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो रहा है सही से, और पैसे भी मिल रहे हैं सही से, सब चीजें समझ में आ रही है वहां पे, ठीक है। और वो साफ होती हैं, क्योंकि तभी जितना मार्केट सही रहेगा, या फिर बोल सकते हैं इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो उतना लोग ट्रस्ट करके पैसा डालेंगे, ठीक है। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स is matched through the negotiating bidding process over the network of the telephone। टेलीफोन बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स, या फिर कुछ और भी। मतलब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग आपको, कि जो एक आदमी से बाय होकर दूसरे आदमी सेल जा रहा है, तो वो जो प्राइस है वो नेगोशिएट हुई है दोनों के बीच में, दोनों लोगों के बीच में नेगोशिएट हुई है, और डिसाइड हुआ है कि भाई ये प्राइस पे हम लोग करते हैं, चलो ठीक है 5,000 का प्रीमियम दे दो, मैं रुक जाऊंगा 6 महीने के लिए ऑप्शंस में, समझ रहे? मतलब आपको मेरी बाइक लेनी है और एक टोकन दे दो मेरे को 5,000 का, मैं रुक जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दो पार्टीज के बीच में हुआ, ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे या टेलीफोन कन्वर्सेशन या फिर दो आदमियों के बीच में हो रहा है, ऐसे कन्वर्सेशन में कोई भी जो है एक्सचेंज ट्रेडेड का कोई रूल नहीं है, कुछ प्राइस सेट नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है, अपने हिसाब से सब चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो लिंक 1000 ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ओके। OTC derivatives market have witnessed substantial growth over the past few years। तो जो OTC मार्केट है डेरिवेटिव, उसकी लास्ट कुछ सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, वेरी मच
contributed by the recent development in the information technology, जो information technology उसके थ्रू। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, ओवर द काउंटी पार्ट, ओटीसी फ्यूचर्स, तो ये सॉरी ओटीसी डेरिवेटिव्स, ओटीसी डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ओवर द काउंटर मतलब क्या, सिंपल है, दो लोगों के बीच में हो रहा है, बस इतना याद रखना है, वो टेलीफोन हो या फिर नॉर्मल मिलके हो या बात हो, दो लोगों के बीच में हो रहा है, इसमें एक्सचेंज का कोई लेन देना नहीं है, तब वो ओवर द काउंटर पार्टी आएगा। तो ओटीसी डेरिवेटिव्स मार्केट हैव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड, तो आप बोलेंगे जज भाई दो लोगों के बीच में, तो बैंक, दो बैंक्स के बीच में भी हो सकता है, बैंक्स और किसी और के बीच में भी हो सकता है, राइट। तो वो चीजें यहाँ पे सो जो डेवलपमेंट हुई है वो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हुई है। The OTC derivatives market have bank, financial institutions and sophisticated market participants like hedge funds, corporations, ठीक है, अलग अलग कॉर्पोरेशन, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग हेज फंड्स हैं, ठीक है, इनके बीच में, एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स ये होते हैं, ठीक है। OTC derivatives market is less regulated market because of these transactions occurs in private among the qualified counterparties। जो दो क्वालिफाइड काउंटर पार्टी, उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसमें ये लेस रेगुलेटेड है। गवर्नमेंट को क्या लेने देना, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग लड़ झगड़ के मरो, एक का नुकसान हो एक का प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट को कुछ लेने देना नहीं है उसमें, समझ रहे हैं आप। तो वो चीज है यहाँ पे। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि सेबी उन पे ध्यान देगी जो मार्केट, जो जैसे जीरोधा में आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे सेबी का ध्यान रहेगा कि आप क्या गलत तो नहीं कर रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, तो वो पूरी तरीके से आपको रेगुलेट करेगा। बट अगर आप जीरोधा के ब्रोकर के बाहर किसी से बाय सेल कर रहे हो चीजों को, तो वहां पे फिर कहीं ना कहीं पे मार्केट जो ब्रोकर है उसको कोई लेने देना नहीं रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वालिफाइड काउंटर पार्टीज हु आर सपोज टू कैपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, खुद की केयर कर सकते हैं खुद से, ठीक है। अब सेबी क्या बोलती है, भाई तुम बड़े बड़े जायंट्स हो इतने मार्केट में, तो तुम अपने हिसाब से देख लो, तुम अलग से अपने ट्रांजेक्शंस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोग, जैसे अभी आप और मैं, अगर हम लोग मार्केट में न्यू आते हैं, बाय सेल करते हैं, कल को हमारे साथ में फ्रॉड हो जाता है, तो कौन हमारा पैसा भर के देगा, हम तो नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों की सेफ्टी के लिए सेबी बैठी हुई है, हमारे जैसे लोगों की सेफ्टी के लिए रेगुलेटर बैठा हुआ है, जो मार्केट को रेगुलेट करता है, एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करवाता है कि भाई एक्सचेंज के थ्रू करो ताकि आपका नुकसान नहीं होगा। इसके लिए मैं बोलता हूं कि आपको क्रिप्टो करेंसी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई भी रेगुलेटर नहीं है। रेगुलेटर रहेगा, कल को अभी कार भी भाग गया या कुछ बड़ा इशू हो गया, तो जो पैसा है उसके पास में वो हमें मिल जाएगा वापस, क्योंकि सेबी उसके ऊपर बैठी हुई है। लेकिन आपके केस में अगर आप किसी ब्रोकर के, ऐसा जो क्रिप्टो करेंसी का ब्रोकर है जो रेगुलेटेड नहीं है, सेबी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, वो एक बाहर में दुबई में कहीं पे बैठी हुई कंपनी है, तो ऐसे टाइम पे मुझे आप बताओ कि कैसे आप करोगे फिर, ठीक है, कैसे पैसा निकालोगे वापस उससे, ब्रोकर तो भाग के कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हमेशा पैसा डालते वक्त ऐसे इंडियन मार्केट में डालो क्रिप्टो करेंसी से। हालांकि जीएसटी लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड है। फॉरेक्स मार्केट से तो बहुत दूर रहो, मैं भी बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो फॉरेक्स में लगे रहते हैं सुबह से शाम, रात दिन, वो एक, आप जितना मेहनत कर रहे हो, एक दिन कैसे चले जाएगा मालूम भी नहीं चलेगा, कोई कौन सा ब्रोकर कब भागेगा कोई भरोसा नहीं, हो रेगुलेटेड नहीं है वहां पे। Okay, in OTC derivatives market, transactions among the dealing counterparties have been following features compared to the exchange traded derivatives, ठीक है। जो OTC derivatives market है, ट्रांजैक्शन अभी यहाँ पे दिया है, यस ओके, ठीक है। OTC derivatives market transaction among dealing counterparties have the following features, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको फॉलोइंग फीचर्स है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेलर मेड टू फिट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ डीलिंग काउंटर, जो डीलिंग काउंटर पार्टी है उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होती है, अलग अलग नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या है कि अगर आप रिलायंस का एक लॉट उठा रहे हो, जो रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके ऊपर एप्लीकेबल है और सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप दोनों ने ट्रांजैक्शन किया है, एक बायर एक सेलर ने ट्रांजैक्शन किया, तो जो बाकी दूसरे बायर सेलर ट्रांजैक्शन करे उन सबके लिए सेम रूल्स है। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमें चाहिए हम वो उस कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं अगर हम काउंटर पार्टी में कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, देखो मैंने आपको बोला क्रेडिट रिस्क आता है। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या कि ऐसा रिस्क जो कि सामने वाला अगर मुकर जाए, तो द मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड लोकेटेड विद इन द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। तो जो काउंटर पार्टी का रिस्क है, जैसे काउंटर पार्टी रिस्क या क्रेडिट रिस्क मतलब क्या होता है, ये रिस्क ये है जो कि कल को अगर सामने वाली काउंटर पार्टी, जो सामने वाली पार्टी वो मुकर जाए कि हम नहीं करेंगे, तुमको हमको पैसे दे रहे थे 20 लाख रुपए हम नहीं देंगे, तो 20 लाख रुपए का आपका नुकसान होगा।
ये जो चीज है ये डिसेंट्रलाइज है और इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के अंदर है, जो अंदर ही अंदर होगा आप दोनों और मेरे बीच में। एक तो होगा तो फिर सीधा केस होगा उस टाइम पे, फिर लीगली कोर्ट में जाएंगी वो चीजें तब तक। लेकिन एक्सचेंज का इसमें कोई हालत नहीं, कोई एक्सचेंज इसमें देखने नहीं आएगा और एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा इस चीज के लिए। समझ में आ रहा है? एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल तब रहेगा जब आप एक्सचेंज ट्रेडेड चीजों में कर रहे हो, वो होने नहीं देता एक्सचेंज, क्योंकि वहां पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बैठा हुआ है, आपके सब चीजें क्लियर हो जाती है वहां पे एक ही दिन के अंदर अंदर। और इंडिया का मार्केट तो इतना बड़ा मार्केट है, तो भी आप सोचिए कैसे सेबी रेगुलेट करती है। मैं तो मानना पड़ेगा, लिटरली इतना बड़ा मार्केट है, हर सेकंड में एक कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होती रहती है। हर सेकंड बोल रहा हूँ, हर सेकंड, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में एक नई कॉर्पोरेट एक्शन होती है। इतना बड़ा मार्केट है तो भी सेबी वो सब चीजों को संभाल रही है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक हमारे लिए एक अच्छी चीज है। बाकी अगर आप देखेंगे बाकी देशों के मार्केट ऐसे ही चल रहे हैं बस। हाँ ठीक है, कोई बड़े बड़े कंट्रीज है उनकी बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो मार्केट है वहां पे सेबी जैसा कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेटर नहीं है जो पूरा ख्याल रखता हो लोगों का। देखिए कंटिन्यूसली रेगुलर नए नए रूल्स बनते जाते हैं सेबी के द्वारा, ताकि आप लोगों की सेफ्टी रहे, हमारी सेफ्टी रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देयर आर नो फॉर्मल सेंट्रलाइज लिमिट्स ऑन द इंडिविजुअल पोजीशन। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका ओवर द काउंटर पार्टी ओटीसी है उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है इंडिविजुअल की पोजीशन की, लीवरेज की, मार्जिन की। लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड है वहां पे लीवरेज की भी लिमिट है। एक जैसे सेबी ने यहाँ पे बोल रखा है इंटू 4 का मार्जिन दो भाई, किसी को एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। ठीक है, लीवरेज इंटू 4 का ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिखती है कि ओवर द काउंटर पार्टी में सब अपने मर्जी से होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड में सारे ब्रोकर्स को बोला गया इंटू 5 इंटू 4 का मार्जिन देना है, लीवरेज देना है। लीवरेज देना मतलब क्या, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए हैं तो इंटू 4 मतलब 4 लाख तक का आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो प्रॉफिट जो होगा वो 4 लाख के हिसाब से होगा, लॉस होगा वो भी 4 लाख के हिसाब से होगा। तो ये समझने वाला है। ओके, देयर आर नो फॉर्मल रूल्स और मैकेनिज्म फॉर रिस्क मैनेजमेंट और टू इंश्योर मार्केट स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी फॉर सेफगार्डिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। जो मार्केट पार्टिसिपेंट है इनके लिए कोई रूल नहीं है, इनके सेफ्टी के लिए कुछ रूल नहीं है, इनके रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोई रूल नहीं है। यहाँ पे ओवर द काउंटर पार्टी में तुम्हें जो करना है लड़ झगड़ के मरो, सेबी को, मार्केट रेगुलेटर को या एक्सचेंज को कोई मतलब नहीं, तुमसे कोई भी मतलब नहीं। लेकिन अगर तुम मार्केट में आके मार्केट पार्टिसिपेंट, तुम अगर ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट जो एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा है तो एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। समझ में डिफरेंस बता रहा हूं दोनों के बीच का। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर प्राइवेट विद द लिटिल और नो डिस्क्लोजर टू द एंटायर मार्केट। ठीक है, तो जो ओवर द काउंटर पार्टी के जो ओवर द काउंटर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एकदम साइलेंट में होते हैं। जो डेरिवेटिव्स हैं वो एकदम साइलेंट में ट्रेड होते हैं, एक दो लोगों के बीच में होते हैं, बाकी लोगों किसको पता नहीं मार्केट को। लेकिन अब यहाँ पे जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वहां पे क्या होता है कि वहां पे सब डेटा पब्लिक में रहता है, कितने शेयर्स बाय हुए, कितने शेयर्स बिके कंपनी के, ये सारा पब्लिक में डेटा अवेलेबल रहता है। कोई अगर बड़ी ब्लॉक डील कर रहा है, किसी ने 2 लाख शेयर उठा लिए एक ही बार में, तो वो ब्लॉक डील में आ जाता है वहां पे कि भाई ब्लॉक डील में देखो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है वहां पे। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड हैं। देखो यहाँ पे अब इसके बारे में बस इतना ही बोला है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एक तो स्टैंडर्डाइज है, वहां पे सेंट्रलाइज्ड है। ट्रेडेड ऑन द ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, वहां पे कोई भी एक्सचेंज नहीं था, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड एक एक्सचेंज है विद प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो अलग अलग बायर्स और सेलर्स की मार्केट डेप्थ, और उसमें एक लगती है, आगे मैं सिखाऊंगा आपको। मार्केट डेप्थ के अंदर बीड और आस्क लगता है, उसके हिसाब से जो मैच कर करके जो है वहां पे एग्जीक्यूशन होते हैं और प्राइस ऊपर नीचे होती है। ओवर द काउंटर पार्टी में ऐसा नहीं है। ओवर द काउंटर पार्टी में जो 2 लोग डिसाइड करेंगे वही प्राइस रहेगी। अब वो लोग बोलेंगे कि 500 पे बिक रहा है, 500 बिक रहा है, दूसरा 500 में लेने के लिए रेडी है, तो वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वहीं पर ही 500 उसकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस रहेगी। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या रहेगा कि भाई ये बोल रहा है 500 में, मैं ये बोल रहा है 500 में बेचूंगा, ये बोल रहा है मैं 450 में बेचूंगा, ये बोल रहा है मैं 400 में बेचूंगा। अब ये बायर बोलता है 400 में मिल रहा है मुझे, तो मैं क्यों 500 से खरीदूं? ये 400 से ले लेगा और प्राइस गिर के 400 हो जाएगी यहाँ पे।
तो जो प्राइस है डिटरमाइंड है किससे? द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो बायर्स और सेलर्स के इंटरेक्शन के ऊपर यहां पे होगा। मेरे आपको डायग्राम दिख नहीं रही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इधर ले लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, थ्रू द एनोनिमस ऑप्शंस प्लेटफॉर्म अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटीज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है एक्सचेंज के द्वारा, वो एक गारंटी देता है कि भाई आपको जो है क्लियर करके मिलेगा। ऐसा नहीं आपने बेचा है क्वांटिटी वगैरह तो आपको पैसा आपका मिलेगा, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है। गारंटी से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका सेटलमेंट होगा प्रॉपरली, ओके, उसका सेटलमेंट होगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये आपको गारंटी देता है। आई होप अब आपको इतना क्लियर है एंड आपको समझ में भी आई ये चीजें अच्छे से एकदम। मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद में आपको कभी भी ओटीसी में कभी इशू नहीं आएगा। हालांकि वहां पे यहाँ पे ओटीसी बता रखा है, मैंने आपको एक्सचेंज ट्रेडेड भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कभी इशू नहीं आए। इसमें से 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन फिक्स आएंगे, आपको याद रखिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है? लाइक अदर सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट सर्व्स फॉलोइंग स्पेसिफिक फंक्शन। डेरिवेटिव मार्केट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यूएशन। तो प्राइस की एक डिस्कवरी मिलती है, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि सिंपल सी बात है कि 1200 रुपए का स्टॉक है रिलायंस का, लेकिन आपको उसको ट्रेड करने के लिए मिल रहा है 150 रुपए के कॉल ऑप्शन पे भी, ठीक है, 200 रुपए के भी और 250 के भी और 50 रुपए के भी। जैसे जैसे एट द मनी इन द मनी जो भी रहेगा उसके हिसाब से प्राइस कम ज्यादा होगी, तो वो एक डिस्कवरी आपको मिलती है। The derivatives market helps in transfer of various risks from those people who are exposed to risk. But देखो डेरिवेटिव्स मार्केट में मैंने आपको क्या बोला था कि मैं नहीं चाहता हूं कि 1200 रुपए का एक स्टॉक खरीदूं और 1,20,000 रुपए दूं मैं 100 शेयर के लिए। मैं चाहता हूं वही 100 शेयर अगर मुझे डेरिवेटिव्स में सिर्फ 5,000 रुपए में ऑप्शन लेके मिल जाए, मैं ये चाहता हूं। तो कम रिस्क लेना मुझे अच्छा लगता है। तो डेरिवेटिव्स मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क, transfer of various risk from those people who are exposed to the risk but have low risk appetite। मतलब वो लोग रिस्क को एक्सपोज करना चाहते हैं बट उनके पास में कैपिटल कम है। ऐसे टाइम पे जो है ऐसे लोगों को रिस्क लेने के लिए चांस देना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में जिनका हाई रिस्क एपेटाइट। फॉर एग्जांपल हेजर वांट टू गिव अवे रिस्क वेयर द ट्रेडर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क। जो हेजर्स होते हैं, मैंने आपको बताया, वो कम रिस्क लेते हैं ऑप्शन में। यहां पे जो हेजर्स होते हैं वो कम रिस्क लेते हैं, ऑप्शन में डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो पूरा कैपिटल लगा के पैसा बनाते हैं परसेंटेज के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? डेरिवेटिव्स मार्केट अनेबल्स द शिफ्ट ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स। जो डेरिवेटिव मार्केट है वो अनेबल करता है शिफ्ट ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। Okay, risk management mechanism and surveillance of the activities of the various participants in organized space provide stability in the financial system। तो जो financial system है उसमें एक surveillance या एक stability यहाँ पे आती है। ठीक है, क्लियर है अभी तक के लिए? डेरिवेटिव्स मार्केट क्या क्या है समझ में आ गया? समझ में आ रहा है डेरिवेटिव्स क्या है? अभी तक हम लोग डेरिवेटिव्स सीख रहे हैं। डेरिवेटिव्स में ऑप्शन आप अलग से सीखेंगे, फ्यूचर हम लोग अलग से सीखेंगे, सब कुछ एकदम डिटेल में वास्ट घुसेंगे। अभी ये खाली एक स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको कि हम लोग क्या करने वाले हैं। डेरिवेटिव सीखा अभी, अब हम लोग इसमें घुसेंगे एक एक। अभी इसके जो टाइप्स थे वो टाइप्स हैं ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड। अब ये सब चीजें एक एक कंसेप्ट हम लोग एक एक वॉश करके सीखेंगे, आगे वॉश करके सीखेंगे। अभी के लिए समझ में आ गया? वेरियस रिस्क फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट इन द डेरिवेटिव्स। अब मैं एक और चीज सबको समझा देता हूं जल्दी से। यहां पे अगर आपका रिसर्च एनालिस्ट का बुक खोलेंगे तो एक रिस्क बहुत डिटेल में दे रखा है, बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, यहां पे नहीं दे रखा है, तो मुझे समझाना पड़ेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट डेरिवेटिव्स बीइंग लीवरेज इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि मार्जिन वाले इंस्ट्रूमेंट है। कम पैसा देके ज्यादा ट्रेड किया जाता है तो ज्यादा नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जहां पे ज्यादा रिस्क रहेगा वहीं पर ही ज्यादा नुकसान भी होगा। ये जो एक डायलॉग है रिस्क है तो इससे वो बहुत गलत है। एक्चुअल में रिस्क है तो आप फंसोगे। रिस्क जितना आप कम लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ, वो बात है, आप बड़ा रिस्क लेंगे तो आप अगर छोटा रिस्क लेंगे तो छोटा ही प्रॉफिट होगा। अगर आप बड़ा रिस्क लेंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर आप बड़ा रिस्क लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट भी होगा। बट द प्रॉब्लम इज
कि हमें बड़ा प्रॉफिट करना है लेकिन बड़ा नुकसान नहीं करना है। तो बड़ा नुकसान नहीं करना है तो हमें छोटे छोटे रिस्क लेके ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको लॉन्ग सस्टेनेबल एक मूवमेंट चाहिए, सस्टेनेबल एक आपकी ग्रोथ चाहिए मार्केट में, तो आपको छोटे छोटे रिस्क के साथ में काम करना पड़ेगा। Market participants must understand that derivatives being leverage and instrument so have risk like counterparty risk। अब counterparty risk क्या है? वही है जो counterparty risk, अगर counterparty या क्रेडिट रिस्क या काउंटरपार्टी रिस्क क्या है? ये वही रिस्क है जो बोलता है कि अगर सामने वाला मूव कर जाए तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, यहां पे लिखा है देखिए, डिफॉल्ट बाय द काउंटर, अगर काउंटर पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, देन प्राइस रिस्क, मतलब कि अगर मैंने 500 रुपए पे खरीदा स्टॉक, मुझे लगा कि वो 600 पे जाएगा तो मैं बेचूंगा। ठीक है, लेकिन वो 600 पे गया ही नहीं, वो 500 से गिर गया 450 रुपए, तो 50 रुपए का नुकसान हो गया मेरा। तो ये है प्राइस रिस्क, लॉस ऑन पोजीशन, जो आपने पोजीशन ली है उसके ऊपर लॉस। ओके, क्लियर। देन आगे लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या कि लिक्विडिटी को जब भी आपको लिक्विडिटी वर्ड है तो एक चीज समझ लो आप, एग्जीक्यूशन का रिस्क, मतलब कि नहीं बिका तो आज मैंने 500 रुपए पे एक शेयर खरीदा, लेकिन मैं उसको बेच रहा हूं, लेकिन कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, कोई खरीदने वाला नहीं, तो मैं बेचूंगा किसको? अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो मैं बेचूं किसको? ये हो गया लिक्विडेशन का रिस्क। इनएबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन, इनएबिलिटी टू सेल द पोजीशन, यहां पर लिखा हुआ है देखिए। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, कि भाई कल को कुछ इन्फोर्सबिलिटी आ गई, कुछ इशू आ गया, लीगल इशू आ गया, तो उस टाइम पे नुकसान हो जाएगा। ऑपरेशनल रिस्क मतलब कि अगर फ्रॉड हो गया, काउंटर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलती हो गई, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलती हो गई, तो ये इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो गया अगर, तो वहां पे ये गया ऑपरेशनल रिस्क के अंदर। ठीक है, एंड मे नॉट बी एन अप्रोप्रिएट अवेन्यू फॉर समथिंग फॉर लिमिटेशन रिसोर्सेज और हैविंग अ लिमिटेड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। अगर आपका कम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो वहां पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास में, आपने सीखा नहीं, नॉलेज नहीं, तो उस टाइम पे भी आपका नुकसान हो सकता है। यहां से देखिए, a market participant should therefore carefully consider whether such trading is suitable for him her based on the parameters। ठीक है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट है, उनको देखना है कि भाई इतने सारे रिस्क है तो मेरे लिए वो सही है या नहीं डेरिवेटिव्स। इसके लिए डेरिवेटिव्स ट्रेड करने से पहले आपको हमेशा मार्केट का जो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है वो पढ़ना है। मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट वो आपको पढ़ना है, यहां पे बता रखा है, गिवन बाय द ब्रोकर। तो ब्रोकर हमेशा जब भी आप डेरिवेटिव्स एक्टिव कराएंगे सेगमेंट, आप ब्रोकर को बोलेंगे मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर करना है, तो वो बोलेगा सर आपको एफएनओ एक्टिव करवाना पड़ेगा सेगमेंट। और आप जैसे डेरिवेटिव्स को करवाएंगे एक्टिव, वैसे ही आपको ये डिस्क्लोजर देगा, ये पढ़ के निकालो। वो बोलेगा आपको पढ़ो, आप पढ़ते नहीं हो, आप अंधाधुंध पैसे डाल दो, ये पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, मॉडल रिस्क डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द मेंबर ऑफ एक्सचेंज एंड कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग इन इक्विटीज, एफएनओ सेगमेंट एंड एक्सचेंजेस। तो ये जो मॉडल, अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट क्या है? मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर द एफएनओ क्या है, जो कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड एफएनओ सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑल prospective participants should read this document before trading on capital market, cash segment, FNO segment of the exchange। क्लियर है? क्लियर है इतना? आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो पूरा, एंड आपको ये सब चीजें क्लियर भी हैं। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो। एक चीज बताता हूं मैं, और उसके अलावा चैप्टर को 2 बार पढ़ो। ये जो नोट दे रखे हैं मैंने, इसको 2 बार पढ़ो। ये नोट पहले चैप्टर की नॉर्मल थी, क्योंकि वो चैप्टर में और जो आपका वर्कबुक है उसमें सेम ही है, लगभग इजी है, लेकिन आने वाले टाइम में जो हार्ड लैंग्वेज में उसको इजी करके नोट्स बनाऊंगा ताकि वो आपको पढ़ने में इजी हो। ठीक है, ये जो नोट्स हैं इसको 2 बार पढ़ना है। एमसीक्यू जो है उसको 2 बार सॉल्व करना है। एमसीक्यू कहां से मिलेगी? लिंक दे रखी है यूदेमी की लिंक पे जाओ, उस लिंक पे जाके परचेस करो उसको, और वहां से आप सॉल्व करो। 2 बार आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, 2 बार ये नोट्स पढ़ने हैं, और 2 बार लेक्चर देखना है। ये वाला लेक्चर नोट्स 2 बार और लेक्चर आपको 2 बार करना है। अगर आप ये 2 बार लेक्चर करते तो आपको एग्जाम में इश्यू आएगा ही नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया हो, एंड मैं गेस करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। कुछ भी डाउट्स है ऊपर यहाँ पे ट्विटर का लिंक दे रखा है, देखिए। ठीक है, ट्विटर पे आप मुझे मैसेज करिए, twitter.com/
इंट्राडे गिग्स अभी के लिए लिंक है, आगे चेंज हो सकता है। अगर चेंज होगा तो आपको गूगल पे क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है जय ठक्कर, और आपको पहले ही मेरा ट्विटर का लिंक आ जाएगा। ओके, या फिर आप मेरे बायो में से जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इसके अलावा याद से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि आखिरी में जब मैं सम करवाऊंगा तो एक फॉर्मूला की शीट बना के दूंगा आपको। वो फॉर्मूला की शीट आपको कहां मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप अभी से ज्वाइन कर लो आप, ठीक है? तो टेलीग्राम में रहिए। इसके अलावा टेलीग्राम में हमारे डेली लाइव ट्रेड आ जाते हैं। टेलीग्राम में आपको डेली लाइव ट्रेड मिलेंगे, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। उसकी एक्यूरेसी देखिए आप कैसे। पैसा अगर आपको बनाना है तो टेलीग्राम मेरा याद से ज्वाइन करिए एकदम।